Very good afternoon to all of you. I welcome once again our today's series of webinar. Today webinar is on risk, opportunity and economic position in India, present position and after COVID-19. And we have our Gopal Krishna Agarwal ji, Rajiv Singh ji and Braj Sabharwal ji. And others, our offices bearer are also seen in the picture. But our Gopal Krishna Agarwal ji will speak on a very first that, but I'm introducing him in a brief profile. He is the national spokesperson of BJP Economic Affairs Wing. He is a fellow member of ICI. His articles are being published in a leading newspapers. He is a trustee and treasurer of Indian Policy Foundation. He is a member of Task Force on MSME by Ministry of Finance. He is also a government nominee to Institute of Chartered Secretary of India. He is also a company secretary. He is also an independent director of North Eastern Electric Power Company, Bank of Baroda, and member of governors at Indian Institute of Corporate Affairs. At a very young age of 13, he took part in the Satyagraha during emergency in 1975. He also initiated various public projects like Jaladhikar, Nagrik Manch, Sriji Gausadan, anti-corruption movement. He has also drafted a bill on black money and anti-bribery code. But before over to Gopal Krishna Agarwal ji, there is a lot of question from our member that yesterday China took a decision to do all these transactions in yuan, especially in Shanghai London Stock Exchange, in place of dollar. So what is the effect of also this? So I request please over to you and cover this one. Thank you once again. Welcome all of you and over to Gopal Krishna Agarwal ji. धन्यवाद राजेश जी। उसमें आपने जो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया उसमें से कई चीजें एक्स हो गई है। तो हमारे अध्यक्ष जी बोलते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो कभी एक्स नहीं होता, पद एक्स हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें बैंक ऑफ बड़ौदा, नीपको और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के मेरे टर्म अब समाप्त हो गए हैं। बाकी तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और मैं राजेश जी को और सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचार रखने के लिए मौका दिया। राजीव सिंह जी मेरे साथ, सभरवाल जी, इनके भी विचार हम सुनेंगे। राजेश जी कितनी देर का समय है उसके हिसाब से मैं बताऊं? सर हमने 5:30 बजे खत्म करना है। अब देख लीजिए आप कितना टाइम लेंगे। राजीव जी और सब्बरवाल सब्जी तीनों को बोलना है आपने। और फिर क्वेश्चन आंसर भी रखा है क्या आपने? क्वेश्चन आंसर भी लेंगे तो 5:30 के बाद ले लेंगे सर। अच्छा तो ठीक है। 20 बोलिए राजीव जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा सर आप आराम से बोलिए, यहाँ आज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ सर आपका व्यूज इम्पोर्टेंट है सर, सुनने के लिए तैयार है लोग। अच्छा चलिए बढ़िया है। कोशिश करूंगा कि मैं मेरे साथ एक बार हो चुका है। गोपाल जी के बाद मुझे बोलना था और गोपाल जी इतना बोलते रहे कि मुझे बोलने का समय नहीं मिला। 6 साल पहले एक बार पीएचडी चैम्बर में जब आप कैपिटल मार्केट कमेटी के चेयरमैन और मैं को चेयरमैन था, तो एक बार ऐसा वैसे हो चुका है। तो आप बदला तो नहीं लोगे, इसीलिए हमने राजेश आपको बाद में ही रखा है, नहीं कहीं बदला ले लो आप। तो अब सभरवाल जी को जरूर हमने उनका अलॉटेड टाइम देना है, ये ध्यान रखना राजेश जी, मुझे बता दें। श्योर। तो सभी प्रोफेशनल कलीग्स हैं, उनका स्वागत है और इनफॉर्मल ये रखेंगे, इंटरेक्शन मुझे लगता है ज़्यादा रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मैं जितना सम अप करूँगा ब्रीफली जो विषय है, अगर उसके बाद कुछ पॉइंटर्स जो मैं रखूँगा, अगर कुछ लोगों को प्रश्न होंगे तो उसमें भी हम ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों के मन में अभी ये उठ के आ रही है कि इकोनॉमी जो भारत की है और उसके कारण कई समस्याएं ग्लोबली भी कोरोना के कारण जो देश के सामने समस्याएं खड़ी हो गई है, एक तरीके से इकोनॉमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल सी हो गई है। अर्थव्यवस्था में कोई भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा।
असेंशियल कमोडिटीज केवल जो उसकी थोड़ी बहुत कार्य हो रहे हैं और वो जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, तो उससे कई समस्याएं सरकार के लेवल पे, आम जनता के लेवल पे, बिजनेस कम्युनिटी के लेवल पे, लार्ज कॉरपोरेट्स के, सबके सामने खड़ी हुई हैं और इंस्टीट्यूशंस के भी सामने खड़ी हुई हैं। तो उस स्थिति में आने वाले समय में क्या ये इकॉनमी फिर से रिवाइव करेगी कि नहीं, सरकार के पास फिस्कल स्पेस कितनी है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे विश्व में सरकार के स्टिमुलस पैकेजेस और सपोर्ट सिस्टम पे ही सब चल रहे हैं। तो और बेसिकली सब ये मानते हैं कि ये ठीक है, ये फेज आउट होके ये खत्म तो हो जाएगा कोरोना क्राइसिस, बट आने वाले समय में दोबारा रिवाइटलाइज करने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है, सरकार किन सेक्टर्स में फोकस करेगी, आगे सरकार का कहाँ ध्यान रहेगा। तो इस पे हमारे को प्रोफेशनल लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है, तो उस पर कुछ प्रकाश मैं डालूंगा ताकि हम लोगों के ध्यान में कुछ बातें आ जाएं। एक तो रिस्क तो पूरे ग्लोबली सबके ध्यान में, ये नरेशन सब जगह चल रहा है, जो कि बेसिकली आज का भी प्रमुख सब्जेक्ट भी है कि पिछले कुछ दशकों में चाइना ने अपनी जो अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा बहुत तेजी से प्रगति की और आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। उसका ट्रेड जो है यूएस को भी सरपास कर गया है, ग्लोबल ट्रेड, और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया ग्लोबली। इसके बाद इस बार जब कोरोना वायरस क्राइसिस हुआ तो बहुत सारी कंपनीज को लगा एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, उसके कारण बाकी कंपनीज की पूरी ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन में एक स्थायित्व आ गया था, बिल्कुल रुकावट आ गई। तो लोगों को लगा कि ये जो छोटी छोटी कंपनियां भी जो होती हैं, हर जगह फाइनेंस लाइन से भी बहुत लोग जुड़े होते हैं, तो यह एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करके रखते हैं जहाँ पे कि इन केस ऑफ रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजीज के रूप में ये वर्ड काफ़ी चल रहा है कि बहुत सारी कंपनियां ग्लोबली इस बात पे ध्यान दे रही हैं कि इंडिया हमें रिस्क मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑल्टरनेटिव कुछ सप्लाई चेन के गैप्स को स्टैब्लिश करना चाहिए और उसके लिए भारत एक अच्छा स्थान बन सकता है। तो रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी जो आ रही है उसमें भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और वह अपॉर्चुनिटी लेकिन अपने आप नहीं बनेगी, भारत को उसके लिए प्रमुखता से कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक हमारी इंडस्ट्री जो है वह कई चीज़ों में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जब तक वह चीज़ें लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं आ जाता तब तक हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर सकते, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को। और पिछले जब से हम स्वतंत्र हुए तब से 2016 में एक रिपोर्ट भी इकोनॉमिक सर्वे में हम लाए थे कि मिसिंग लिंक की तरह कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितना फोकस होना चाहिए इकोनॉमी का, भारत का उतना फोकस नहीं था। एग्रीकल्चर से जब शिफ्ट हुआ डेवलपमेंट प्रोसेस के अंतर्गत पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सर्विसेज में पहुंच गई और मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया, तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई और कई तरह के प्रॉब्लम जनरेट हो गए। तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रह के हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि जो गैप्स सप्लाई चेन में आइडेंटिफाई करने रीजनल और ग्लोबल, उनको फिल करने के लिए भारत को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पड़ेंगे। एक ऑटोमेटिक रूट से वह भारत को फायदा नहीं होगा। उसी के कारण आज अगर प्रधानमंत्री का भी हम स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने भी इस बात पे बड़ा जोर दिया है कि सारी मिनिस्ट्रीज को फोकस्ड अप्रोच करके इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको फुलफिल करना है। तो अगर हम जो इकोनॉमी के लिए जो 3 चीजें प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी, डिमांड और डेमोग्राफी, यह 3 चीजें जनरली सब लोग कहते हैं, तो डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी में इससे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन डिमांड में जरूर फर्क आने वाला है कोरोना के कारण। तो एक तो डिमांड को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है और ग्लोबल इकोनॉमी को शिफ्ट करने के लिए हम केवल मैन्युफैक्चरिंग बेस ही नहीं देते बल्कि भारत की 137 करोड़ जनसंख्या का मार्केट भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के सब चीज़ों के कारण
हम मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ला सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ 1-2 साल का अनुभव हम देखें तो जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट भी हुआ वह बांग्लादेश और इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में चले गया, क्योंकि भारत के अंदर कुछ चीज़ों में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। एफटीए वगैरह भी उसके रीज़न थे, लेकिन यह भी एक प्रमुखता से रीज़न था। तो मैं अभी कुछ दिनों से इस विषय को स्टडी कर रहा था, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बढ़े और ग्लोबली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर भारत में आएगी तो उनके लिए हमारे तरफ से सपोर्ट सिस्टम भी बनेगा और तभी वो आएंगी। इसमें 6 चीज़ें, चैलेंजेस भी उनको हम चुनौतियों की तरह भी मान लें तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि अगर सरकार चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करती है, उन चैलेंजेस को ध्यान में रख के आगे करती है तो उन चीज़ों को, समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो मैं ये चैलेंजेस इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूँ कि यह सरकार इन चैलेंजेस को जानती है, इसमें जो हमारे पास समस्याएं चुनौतियों के रूप में उसको जानती है और उसके लिए उन 6 सेक्टर्स में महत्वपूर्ण तरीके से, फोकस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहला जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत होती है किसी भी देश में, वह है कि इंटरेस्ट रेट। हमारी इंडस्ट्री का हर वक्त डिमांड रहता है कि हमारी इंडस्ट्री डोमेस्टिकली अनकॉम्पिटिटिव है, लोकली कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी और ग्लोबली भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। और इंटरेस्ट रेट को लो करने के लिए आरबीआई तो कंटिन्यूसली काम कर ही रहा है, चाहे रेपो रेट कम कर रहे हैं या रिवर्स रेपो रेट कम कर रहे हैं। और उसमें सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई और बैंक सब कोशिश कर रहे हैं कि यह जो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट है वो उसका ट्रांसमिशन इंडस्ट्री को हो, उसकी समस्याओं को मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। और एक बात होती है कि रिस्क प्रीमियम भी जो इंटरेस्ट रेट पे ऐड होता है, उसको भी पिछले 6 साल में सरकार ने उसको कम करने का बहुत फोकस तरीके से कोशिश की। और हम प्रोफेशनल इस बात को जानते हैं कि जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया है सरकार ने, चाहे वो एनसीएलटी कोड के थ्रू हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के थ्रू हो, बेनामी प्रॉपर्टी के थ्रू हो या फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स बिल के थ्रू हो, इन सब के थ्रू जो बैंकों के लोन में रिस्क जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर है उसको कम करके रिस्क प्रीमियम को कम करने से, तो प्राइम रेट और रिस्क प्रीमियम कम करने के बाद, प्रॉफिट ऐड करने के बाद लोअर इंटरेस्ट रेट की तरफ इकोनॉमी जाए, यह एक पहला फोकस है। इसको ट्रांसमिशन को भी सरकार कोशिश कर रही है। यह पहला फैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण जो चैलेंज है वह है लॉजिस्टिक्स का। और लॉजिस्टिक्स में यह कोई भी इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग तब तक अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर सकती, कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती, जब तक लॉजिस्टिकल कॉस्ट उसके लिए कम ना हो। आज जो भारत की लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वह जीडीपी की टोटल 13 से 14% कंट्रीब्यूट करता है लॉजिस्टिक सेक्टर टोटल इंडिया की जीडीपी में। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत हाई है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर यह 9 से 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलमोस्ट 40% एवरेज डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा है और इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने 2022 तक इसको 10% लाने का टारगेट किया है। आज हमारे मुंबई के पोर्ट में 36 घंटे में एवरेज शिप अनलोड होती है, वही चाइना में, शंघाई में 12 घंटे में होती है। और हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट है, मैक्सिमम 65% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट इज थ्रू सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। और ग्लोबली यह एवरेज 25% है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट महंगा होता है इसलिए भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा है। तो जीएसटी के अंदर भी कम किया है। और इस बार बजट में नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी लेके वित्त मंत्री निर्मला जी ने अनाउंस किया था, वो ड्राफ्ट पॉलिसी है और उसको और इम्प्लीमेंट करना है। तो लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कम करने का सरकार का दूसरा बड़ा टारगेट है। उसमें नितिन जी भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी भी कर रहे हैं। वाटरवेज है, सरफेस ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है, पोर्ट्स है, सागरमाला, ऐसे सारे प्रोजेक्ट को लेके
लॉजिस्टिकल कॉस्ट को हमें कम करने से हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो हमारे यहाँ लेबर को मान के चलते इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें लेबर को जो अभी तो या और भी ज़्यादा एग्रीवेट होकर सबके सामने आई है, वह है कि माइग्रेशन वाला जो लेबर है वो सब जगह फंस गए हैं। और उसके जब हम लोग सामाजिक क्षेत्र में सब लोग काम करते हैं तो देखा होगा कि उनकी हालत, चाहे रहने की, हेल्थ की, सैनिटेशन की, वह काफ़ी खराब है। तो माइग्रेटरी लेबर जो एक बार वापस, तो अभी कोरोना खुलने के बाद वापस एक बार तो जाएंगे ही, लेकिन उसको वापस लाना भी बड़ा चैलेंज है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एट द इंडस्ट्री और एट द कंस्ट्रक्शन साइट एक्सेट्रा, इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। यूपी गवर्नमेंट ने तो काफ़ी इस पे बड़ा इनिशिएटिव ले लिया। ऐसे इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने जो कंप्लायंस को लेबर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और उसके तहत काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी लेबर लॉज में, तो उसको 40 से ऊपर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड में उसको कंसोलिडेट किया है। सब जानते होंगे, वेजेस है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस है। ऐसे 4 लेबर कोड में सिंप्लीफाई कोडिफाई करने की सरकार ने कोशिश की है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दे दिया है। श्रम सुविधा पोर्टल है। ऐसे लेबर लॉज को भी सरकार सिंप्लीफाई करके इसको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रही है। एक ही चीज में यूनियन और इंडस्ट्री का अभी डिफरेंस है, जो कि है कि हायर एंड फायर वाले इशू में उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके सरकार आई है। तो यह तीसरा चुनौती के रूप में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। चौथी एक महत्वपूर्ण बात जो है वह है कंप्लायंस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को की रैंकिंग को भारत को देखें तो 142 से हम 63वीं रैंक पे तो आ गए, लेकिन 2 फैक्टर्स जो हैं जिसमें हमारी अभी रैंकिंग इंप्रूव नहीं हुई है, वह कंप्लायंस है और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है। और यह दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री को भारत में लाने के लिए। कंप्लायंस में हम प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें हम लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार कैसे ई असेसमेंट की बातें कर रही है, हैरासमेंट आता है, सब्जेक्टिविटी आती है, और उसके कारण बहुत इंडस्ट्री परेशान भी रहती है। तो कोशिश है सरकार की कि सब्जेक्टिविटी हटा के ई असेसमेंट ले आए। जीएसटी में भी काफ़ी चीज़ें, जीएसटी नेटवर्क वगैरह पे पीछे हम लोगों ने सबने बजट के पहले भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी कि जीएसटी नेटवर्क और आईबीसी के इश्यूज को रिजॉल्व करें ताकि कंप्लायंस वाले इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दें। आरओसी जैसे आईआईसीए वगैरह में जैसे हम लोग हैं, राजीव जी भी उसमें भी फैकल्टी मेंबर हैं, तो आरओसी की कंप्लायंस, आरबीआई, सेबी, जितनी चीजें ऑनलाइन हो सके उसके प्रति सरकार का फोकस है। और चौथा, कंप्लायंस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए केवल जो अभी आज के समय में 4 सेक्टर्स को छोड़ के इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग को सरकार ने पूरी तरह से हटा दिया है। टोबैको, डिफेंस, हैजार्डियस केमिकल और अल्कोहल। तो इसके अंतर्गत एसएमई के लिए भी एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम की रिक्वायरमेंट करके सरकार ने कोशिश की है कि कंप्लायंस को कम कर दें और अल्टीमेटली 50 तक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को तो लेके आना ही चाहते हैं। कंप्लायंस लेवल को भी हम लोग चाहते हैं कि जो आज 180 जो अभी 163 है, नहीं, ये कंप्लायंस का अभी रैंकिंग जो है उसको भी इम्प्रूव करने की बात है, जो सरकार का फोकस है। जो 5वां चीज है उसमें है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। यह हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के सेगमेंट्स को दिक्कत कर रहा है, क्योंकि जो लीगल जो स्ट्रक्चर है हमारा कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ज्यादातर हम देखते हैं कि यह सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में काफी उनका इंटरफेरेंस आ जाता है, बाद में रिवर्स हो जाते हैं और जो पीछे से उसके चैलेंजेस आ जाते हैं कि पीछे से वो चेंज कर देते हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही दुखकारी और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे एजीआर में हमने देखा, वोडाफोन में देखा। तो गवर्नमेंट इस बात से काफ़ी सचेत है कि यह
चीजें बहुत दिक्कत करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए कमर्शियल कोड्स का सेपरेट एक बिल 2015 में लेके आए, उस पर और फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का सरकार का फोकस है। कमर्शियल कोड्स और डिस्ट्रिक्ट कोड्स को इम्प्लीमेंट करने की ये सरकार काम कर रही है। कमर्शियल कोड एक्ट 2015 लेके आए थे। और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट जैसे मैं कह रहा था कि 163 है रैंकिंग टोटल, उसको इम्प्रूव करने की बात सरकार लेके चल रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की जहाँ तक बात है, यह और सरकार भी लिटिगेशन में लैंड डिस्प्यूट्स बहुत सारे, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो डिस्प्यूट्स हैं वो लैंड ओनरशिप को लेके हैं, तो उसमें डिजिटाइजेशन का बड़ा फोकस है, लैंड लीज एग्रीमेंट की बात है। और सरकार अपने लिटिगेशन 65% ऑफ द litigations are relating to one of the parties, the government, state or center, उनको सरकार इंटरनल फोकस करके उन चीज़ों को कम करने का प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। और जो लास्ट छठवां फैक्टर जो मैं चैलेंज के रूप में जिस पे सरकार काम कर रही है वह है एफडीआई पॉलिसी, क्योंकि कैपिटल इंडिया में काफ़ी शॉर्टेज है जिसकी, और एफडीआई में पिछले साल हमारे यहाँ काफ़ी फंड फ्लो आया भी था। ग्लोबली हमारा हाईएस्ट फंड फ्लो एफडीआई में भारत में रहा, और उसको स्मूथन करने के लिए सरकार ने मैक्सिमम चीज़ें को ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई को कर दिया था। और सरकार का फोकस इसमें भी है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा एफडीआई हो। अगर वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आता है तो देश को ज़्यादा फायदा है, बल्कि एफआईआईज और सेकेंडरी मार्केट के इन्वेस्टमेंट अगर आए तो उसके लिए एफडीआई को काफ़ी स्मूथन तो किया ही है। दो फैक्टर हमारे प्रोफेशनल के ध्यान में और दिलाना मैं चाहता हूँ कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग के कारण और जो प्रॉफिट ट्रांसफर इधर उधर जो लोग करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाला जो डेफिनेशन है कि जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे काम करती है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे टैक्सेशन को बचाने के लिए जो ट्रांसफर कर देती है, उनको टैक्सेशन के लिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाले पे सरकार और ज़्यादा फोकस कर रही है और उसको स्ट्रेंथन कर रही है, क्योंकि आने वाली न्यू इकोनॉमी में इसका ज़्यादा इस मैनिपुलेशन का ज़्यादा चांस है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाले फैक्टर्स के थ्रू जो फॉरेन कंपनीज अपनी एजेंसीज के थ्रू करती हैं तो उनको कंट्रोल करने का सरकार का प्रयास रहता है टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू जो इंडिया में सब्सिडीज हैं या कंपनीज हैं जो फॉरेन में टैक्स हेवंस आदि में बेस बना के प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेती हैं और टैक्स अवॉइडेंस का काम जिसके कारण होता है, तो उनको रोकने के लिए, चेक करने के लिए यह चीज भी सरकार के ध्यान में है जिसको वो कर रहे हैं। न्यू इकोनॉमी आने वाले समय के लिए सरकार बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से काम कर रही है। अभी 6-7 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने लिंक्डइन पे आने वाले समय में इकोसिस्टम में कौन से सेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा काम हो सकता है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम कैसे बदलेगा, इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था। और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सोशल जो स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग आदि के इनोवेटिव तरीके हैं सर्विस इंडस्ट्री को, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, तो इसके लिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है कि ये सारों पे ज़्यादा हम लोगों का ध्यान जाए, क्योंकि आने वाले समय में जो इकोनॉमी, जो सेक्टर्स बढ़ेंगे, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। अब तो कोविड से हम सब लोग समझ ही गए होंगे कि कई तरह के नए एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने भी किए हैं, और ई कॉमर्स है, जो ट्रैवलिंग का कम होना है, ग्रुप मीटिंग्स हैं, कई तरह के इनोवेशंस या नई तरीके की चीज़ें ध्यान में आई हैं। तो नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा सब सेक्टर्स में होगा, कई इंडस्ट्रीज भी डिसरप्ट होंगी, तो उस लिए इन सारे इकोसिस्टम्स को हमें समझना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार की वेबसाइट्स भी काफ़ी इंटरेक्टिव है, इंफॉर्मेटिव हैं। प्रदेश सरकार के जो वेबसाइट्स हैं उद्योग मित्र वगैरह के रूप में, वह काफ़ी फोकस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर सरकारों का और जोर है। और यूपी को पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो योगी जी ने तो बहुत ही
फास्ट एक्शन लेके इस चैलेंज को, अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में कन्वर्ट करने के लिए काम किया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक ही चीज हम लोगों के सबके ध्यान में भी आती होगी कि मैन्युफैक्चरिंग में केंद्र सरकार का कितना ही बड़ा फोकस हो, बट टैक्सेशन और ये एफडीआई को छोड़ के मेजर रोल स्टेट गवर्नमेंट्स का है। चाहे पावर कनेक्शन हो, लैंड कॉस्ट हो, तो लैंड बैंक स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पावर कनेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्लस्टर डेवलपमेंट में, कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में, या लैंड बैंक बनाने के साथ उस तरह से ज़्यादा फोकस अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार तो हैं कि हम लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्री को सामने लाना है, बट उनके लिए उतनी फोकस और कैपेसिटी बिल्डिंग उनके पास नहीं होती। तो हम लोग जहाँ जहाँ भी, जैसे मैं यूपी में काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो ऐसे जहाँ जहाँ भी जो लोग प्रदेश सरकारों के साथ काम कर सकते हैं तो वह बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा आगे जाएगा। हम प्रोफेशनल और जो इंडस्ट्री वाले हैं उनके साथ मैं कभी कभी बात करता हूं, तो एक दो बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस लेवल प्लेइंग के बीच में हम लोगों को समझना चाहिए। बहुत लोग, हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, और प्रोटेक्शनिज्म इसलिए भी आवश्यक है कि देश में कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज में, सेक्टर्स में कई चीजें नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड ग्लोबली हमारी इंडस्ट्रीज को नहीं है, जो मैंने भी बताई है। तो लेकिन इंडस्ट्री और सबका फोकस मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए कि जहाँ पे कमी है लेवल प्लेइंग फील्ड में, उसको सरकार के पास प्रेशर डालें कि उन्हें ठीक करें, इंटरेस्ट रेट कम करें, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करें, कंप्लायंस सिंप्लीफाई करें, लेबर लॉज को रिफॉर्म करें, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए काम करें, इस तरह के ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम को क्रिएट करें। और प्रोटेक्शनिज्म बहुत दिनों तक चलाने के लिए फोकस करना बहुत एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है। अल्टीमेटली कंपटीशन आल्सो जनरेट्स एफिशिएंसी। तो अभी तो जब तक हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लेके आए, तो पिछले सरकार के कई डिसीजन भी रिवर्स किए थे, जैसे आरसेप में साइन नहीं किया केंद्र सरकार ने, बहुत प्रेशर था फिर भी नहीं किया क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट करता था। एफटीए को रीवर्क कर रहे हैं 10 आसियान कंट्रीज के साथ, पूरा एफटीए को रीवर्क कर रहे हैं, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट इन कंट्रीज से कम कस्टम, जीरो कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट हो रहे थे, और हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी उसी कॉम्पिटिटिव नहीं थी, और बाकी कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहता था और डंपिंग हो रही थी। तो सारे एफटीए रीवर्क कर रहे हैं। इस बार बजट में बहुत सारी चीज़ों में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जैसे टॉयज में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, छोटे छोटी कई चीज़ों में 8 कैटेगरीज में काफ़ी इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है। टॉयज में तो 20% को 60% तक कर दिया है। तो तब तक प्रोटेक्शनिज्म पे भी सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, लेकिन हम सब फोकस लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जाना चाहिए। सरकार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करके कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर प्रोटेक्शनिज्म वी शुड वर्क ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड। और लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि फोकस सरकार का फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, बिजनेस इकोसिस्टम में है, क्योंकि अभी तक आर्थिक प्रगति भी हुई, देश की विकास भी हुआ, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म और नॉन ट्रांसपेरेंसी के कारण बहुत सारे सिस्टम्स में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया उसके कारण, और वह देश के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं था। तो उसके लिए फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, ट्रांसपेरेंट कंप्लायंस सिस्टम्स को सामने लाना है। उसके लिए ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम जो आते हैं वो तो सरकार के ध्यान में है, लेकिन फिर भी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में लाना है, अनऑर्गेनाइज लेबर को सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स देने हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू इकोसिस्टम क्रिएट करना है कि वो फॉर्मल सिस्टम के थ्रू हो। और इसके ऊपर सरकार का बड़ा फोकस था और रहने वाला है, जैसा मोदी जी का फोकस है। हम लोग, सरकार इस बात में इस बार काफी प्रयास भी करती है कि स्टेक होल्डर्स के साथ ज्यादा डायलॉग हो, ब्यूरोक्रेटिक चैनल के अलावा भी फीडबैक सरकार को
मिले, ब्यूरोक्रेटिक चैनल से तो मिलता ही है, लेकिन पिछले 5-6 महीने से ये तो पार्टी ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए, मैं भी इसमें से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव को स्पेयरहेड कर ही रहा हूँ कि स्टेक होल्डर्स की सीधी ओपिनियन मिले और उस ओपिनियन को हम सरकार तक तुरंत पार्टी के चैनल से पहुंचाएं। और आरसेप में, बजट में और अभी भी ये मैसिव एक्सरसाइज की जा रही है और यह इसको अप्रिशिएट भी हो रहा है। तो स्टेक होल्डर्स अपने अपने एसोसिएशंस के भी ये पार्टी को भी दे सकते हैं और गवर्नमेंट को सीधे भी दें, उसकी कॉपी पार्टी को देंगे तो हम लोग आर्थिक विषय में कोई भी चीज़ों का बहुत फास्ट तरीके से उसके ऊपर काम करके उसको सरकार तक पहुंचते हैं और हाईएस्ट लेवल पे उस बात को सुना जा रहा है। तो इसलिए यह बात भी ध्यान में सबके रहने चाहिए। सरकार का बेसिक फिलॉसफी मोदी जी की 5-6 साल की जो है वह कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए और रिकॉग्नाइज करिए, एक्नॉलेज करिए। वो एनपीए से यह शुरू हुई थी बात, और चाहे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को लेके, टैक्स कलेक्शन के गैप को लेके, इन सारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको मैं मोदी नॉमिक्स के तहत कुछ बातें करता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, एक्नॉलेज करिए पब्लिकली। सेकंड है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को उस प्रॉब्लम के अक्रॉस बिल्डअप करिए और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को, सब्जेक्टिविटी को खत्म करके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस उसके इकोसिस्टम के अंदर बिल्डअप करिए। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसके एंड यूजर कंज्यूमर हैं, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको उस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं उसके साथ इंटीग्रेट करिए। जो कि जनधन अकाउंट में हमने देखा, बैंकों को, बेनिफिशियरी को, सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को, इस तरह से टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इकोसिस्टम को क्रिएट करके स्टेक होल्डर्स को उसके साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। ये तीसरी है बात। और चौथी लास्ट है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हर चीज में क्रिएट करिए ताकि टारगेट ड्रिवन काम करें। जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बात करते हैं, 10% की लॉजिस्टिक कॉस्ट करते हैं, हर चीज में 2 करोड़ जन प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, 9 करोड़ शौचालय की बात करते हैं, 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, 15 करोड़ घरों में सीधा पानी देने की बात करते हैं। तो टारगेट सेट करिए, अचीवेबल टारगेट, डिफिकल्ट टारगेट सेट करके उस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे फोकस करके, मेहनत करके उसको इवेल्युएट करते हुए अपने लक्ष्य को अचीव करें। तो यह मेरा ओपनिंग रिमार्क की तरह मैंने सोचा था कि कुछ बातें आपके सामने रखें। अपॉर्चुनिटीज इमेंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा फोकस है। ग्लोबल वर्ल्ड भी, कल भी राजीव जी और भी हम लोग कल इंस्टीट्यूट, कल आप लोग भी कल होंगे, कल पीयूष जी और अतुल जी ने सबने ग्लोबल चैप्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया था। वहां से बहुत सारे फॉरेन चैप्टर्स के लोगों ने बोला कि इतनी कंपनीज हैं विच आर रेडी टू कम टू इंडिया, but we should all know that they will not automatically come and fall in our lap. We have to all consolidatedly focus and work for them, and it's an opportunity. Challenges are always an opportunity if they are taken care in the right spirit and everybody works for this. Thank you very much. बाकी उसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स को लेके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you very much, sir, for keeping the government views before us, before the all honorable participant. Now it is there are a lot of questions, but we will take a question after our another two speaker. I request our Sushil Lalji, who is the visiting faculty to the Nepal Chartered Accountants of India, Nepal, and he is also associated with our institute in helping in publishing the so many guidelines or material. And I request him please introduce our another speaker, Rajiv Kumar Singh, who is the independent director of Union Bank of India. Over to Lalji. थैंक यू साहब, थैंक यू। नमस्ते गोपाल कृष्ण साहब, सग्रवाल साहब, सिंह साहब, श्री राजेश अग्रवाल साहब, and respected learned audience. So let's go to, I am going to introduce our next speaker, Sri Rajiv Singh Sahab. He is international and national valuation expert and global speaker. He knows about the ecosystem of economics. He is in board of Union Bank of India and he is the chairman of audit committee. He is course director of the valuation course of the Indian Institute of Corporate Affairs
and Director of International Business Valuation. Saab has contributed significantly in the developing the first business valuation standards in India issued by ICAI in 2010. He was a member of the Accounting Standard Board of the ICAI, constituted for development of India's 113 fair value measurement. He has also contributed significantly in deliberating and delivering the first Forex and Treasury Management course and Master of Business Finance course of the ICAI. He has been detained and testified as an expert witness in India and abroad, including the London Court of Internal Arbitration and ITAT in valuation cases relating to economic damage. Welcome to our Singh Saab. Now over to you. Hello. Hello, Singh Saab. Now over to you. Yeah. Okay. Thank you. Am I audible, Rajesh ji? Yes, yes, audible, sir. Yeah. So, respected Gopal ji and Rajesh ji, thank you very much for inviting me for this session on a very important and relevant topic of risk, opportunities, and economics in this COVID-19 infected world. I also would like to thank two audiences who are hooked across Delhi and outside Delhi for this particular programs. I'll give some very brief 25-30 minutes of, I hope, Rajesh, I'm allowed, right? Yes, 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 sir. Please, please, please. So I'll be giving a very brief 25-30 minutes so that we have a more kind of an interactive session following up, based on which we can deliberate and create some national consensus on various issues which we are facing. I'll focus on the topic of risk and opportunity, as well as what we see as an economic condition. So to give you first understanding in a layman's sense about this problem which you are facing, if you compare the past issues of a large scale and the scale which has impacted the economy in a very a significant way, history teaches us this time that the banks were the problem. You compare in a very simple layman's way of understanding this problem. In all earlier, including the recent 2008-9 global financial crisis, it was the bank which was the problem. But this time, the bank is the solution. So see the difference. And then you can understand the implication. Then the bank was the problem. Now the bank is the solution. But India is a few fortunate, I would say we are very fortunate today. There were a lot of criticism. I remember when the bank's mergers were announced, and Gopalji is aware about this thing. And a lot of critics said that the merger will not do anything, merger will be all failure or fiasco. In hindsight, of course, you can say so many things today. But I would say today, these 5 or 6 banks which have come up out of the merger, they're the best suited bank to take absorb something in their balance sheet and help the economy rolling, because we are a bank-driven economy. So the first important thing we have to understand that in the past, it was the banks which was the problem. Now it is the bank which is the solution. But this is where we have to draw a very significant line. If the one who's providing the solution, compare a policeman who's protecting us, but if that fellow gets a corona infected and in a large way, then we will collapse because the system will fail. So how much and to what extent bank can absorb is what we have to understand. I understand that these 5-6 banks are critical for us in this very difficult time. Yesterday, our bank MD told the audience is very important thing that roughly 55% kind of a credit portfolio is handled by these public sector bank, and that's the large majority. So you can imagine the impact of this in the whole economy. So my sincere advice, even yesterday I've raised this point, are we going to say create a situation where all problems related to this COVID-19 ultimately will sit in the bank balance sheet
and that bank also will get infected like a coronavirus where nothing will get out. So what will happen to the bank next 2 years is what I'm worried with. Because it is a candid professional discussion, so I'll be very clear and forthcoming in discussing the issues. Now let's think about the Mudra loan. Within that, the biggest casualty I can tell you is the Sishu Mudra portion, the lowest portion of that. The bank is going to face a big problem on them because the microfinance structure in this country. I'm first talking about the risk portion of that. Then of course I'll cover the opportunity and then the economy in a sense to see that how do we move. If mortality rate, half of them of the Mudra loan is around is roughly is your Shisu. That means the lowest level of 50,000 loan. The mortality rate of those would be pretty high because of the people losing job. The opportunity for generating income is over, not because of economic issue, but because of the available opportunity in the market today due to lockdown. There is nothing available, so those people are the one who are defending. They are going to create a trouble to the economy. In fact, they are in trouble themselves. So we have to create a policy that is an income bridging policy in a manner that the bank should not go into the financial crisis next 2 years down the line. So what way to do? Just I'm parking this question. Simple. You distribute these losses towards 4 stakeholders. You cannot have a situation where all these losses will sit at one place in the bank and they will be not in a position to deliver you, because we have to, right now we are fighting, but after that we'll have to go for flight. So at that time of flight, the one who's fighting should not be sitting on the bed. So who will absorb? RBI should absorb. Government of India should directly absorb. It is a sovereign government. It has a more capacity to absorb the losses, and some portion should be society. I have some idea onto that. I'll share with Gopalji also that how the society together can absorb some losses. And 4 stakeholders if come together, I think when I go and discuss the opportunity side, I think we can make a big difference in terms of performance. When we try to understand, so the first point I clarified, we are right now very fortunate. I repeat, very fortunate, because bankers are the solution right now. So it is not a financial crisis as of today. I repeat, as of today, there is no financial crisis. But I can sense some crisis happening in mutual fund sector, and a large portion is happening in NBFC sector. It is not visible, and the worst is the Ind AS application. I'm very forthright on this, Gopalji. The Ind AS application to NBFC was a fiasco. It is all in sample, had got no meaning, and this is being implemented in a manner which has got, for some big, we talk about protectionism. I would say we need a protection from government where all these, if you do analysis, the certain set of people only get a business in the whole sector of this, and for their own business sake, they have destroyed the country. How come Ind AS, which is not good for the bank for the time being, you know the problem, Gopalji, and the whole audiences, learned audiences would know that why Ind AS is not applicable to bank, we all know. So if something which is not good for the bank, how it was implemented and why it was implemented to the NBFC. NBFC is fully dependent upon the bank. So if the banks are uncomfortable, how come the NBFC is compatible with this? In this troublesome time, I will come back on this valuation part. If you do in true sense implementation, I think their balance sheet will be wiped out. Their credit rating will fall like anything. Now see the result of that. See the result of that, what is happening. The TLTRO 1 lakh scheme, we call it as a 1 lakh crore scheme, we call it as a TLTRO 1. When it came, I watched each one, say 25,000, 25,000, 20. So 4 auctions took place. Every time there was a euphoria in the banking sector. The bidding was going 2 times, 2.5 times, 3 times, 4 times. Last it was 5 times. But once the TLTRO 2 version came in, that means the RBI realized
That's what the point I'm coming. When the RBI realized that NBFC and SME is the major casualty in this economy because of this lockdown, so they came out with a 50,000 crore TLTRO, where the condition was that money should, certain percent of money should go to NBFC, certain percent of money go to SME segment. The reaction of the banks were very, very, bad. 0.50, roughly 50% was only something which bid came. Now just see the economics. 4.5% is roughly cost to the bank. Through the TLTRO of 3 years, they raise the fund, right? So if you give this kind of a benefit to a bank will be happily ready to lend it on 8 to 10% depending upon credit rating of NBFC. They could have made big money, but can you imagine why they have not bid for this and why they did not like to go for this? The reason is the bank, RBI, through this via media wants to pass on this. Bank do not want to absorb those losses. They know the problem of these people. Now, can you imagine in this country today, without NBFC, which controls around 20% of the credit of this country, will you be in a position to roll this economy up? Who are going to finance the micro guys? I'm not taking name of some listed young generation bank. You can guess about that, which was a darling of market. Their market cap was higher than the market cap of some of the large public sector, good quality bank. And they will be in a serious trouble because of the micro financing structure dismantled completely, and it will take a longer duration for a recovery. So this is the one aspect I am saying is creating a big trouble in the market. And we should not allow a situation where this problems finally goes into the financial sector. If it goes there, then the problem will be bigger for the bank, because they will be defaulters. You will find default on the asset side. You'll also find defaults on both the liability side. This is what is the problem happening, because default, I'm saying in a sense, because the people will not put the money into the banking sector. This also is a risk, because there is a kind of a risk element developing, risk aversion developing, and that is a spending part. I'll come later on to address this. So the first important thing we should understand in this whole game on the risk part of that we are facing an unprecedented uncertainty. And Rajesh, your topic is the risk. So let's understand difference between uncertainty and risk. We are facing unprecedented risk. No, we are facing unprecedented uncertainty. Yes, the more this uncertainty magnifies, it results into a risk, which we visualize. That risk in different sectors of economy will be different. Now let's take example of a capital market. How those people got reacted into this. Wherever there is a faster way of a liquidity, see, please understand the chain. Wherever there will be a faster way of a liquidity, the volatility will be higher, because there will be a massive action happening in that market for people to get cash, if it is possible. Rajesh ji, if you think today, if I am capable, I say if I am capable, then I'll sell my all real estate and get cash in my hand so that I'm secure. I will feel secure. But where is the conversion happening? No conversion. But in the capital market, bloodbath we are absorbing, it is what is a reflected in what we call is a fear index. If you see the VIX across the globe, CBOE or India VIX, it went beyond 2008 level. So this is how market reacted. It was a market reaction, but it was triggered based on the uncertainty reflected into the risk. 30 days, VIX reflects the 30 days risk. Cool down in April. Like we were discussing, अभी गोपाल जी कह रहे थे कि थोड़ा मार्केट निफ्टी बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से सुभाषी भी कह रहे थे. तो ये एक नेचुरल बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है. एक बिहेवियरल फाइनेंस में पढ़ते हर्ड मेंटालिटी अपने देश में बहुत ज्यादा है. हम बहुत ज्यादा दूसरों का सुन के वी डू नॉट वांट टू मेक एरर इंडिविजुअली. आप पूछ लीजिएगा, अगर हम सब मिलके एरर करते हैं फर्स्ट क्लास सोसाइटी में, खास करके डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, दिस इज द बिगेस्ट ट्रबल.
Nobody wants to make error individually, everybody wants to make error collectively, कि कोई किसी को blame ना करे. Market का भी behavior उसी दिशा में चल रहा है. So can we arrest this uncertainty? Can we arrest this uncertainty? मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले से इस बात के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक इश्यूज को साथ में हम कैसे, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी गिवन इंडिकेशन दैट आपको लाइव के साथ लाइवलीहुड का बारे में भी सोचना है. बट ये लाइवलीहुड कौन है? वो लोग हैं जो घर से काम नहीं कर सकते. राजेश जी, हम लोग तो घर से अभी काम कर रहे हैं नहीं. वी आर फॉर्चुनेट इनफ जो हम घर से बैठ के काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं. तो मैं पहला अपॉर्चुनिटी, गोपाल जी मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से हमें काम करना चाहिए. पहला अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है. हमारी कंट्री के अंदर जो लेबर प्रोडक्टिविटी लो होने कारण है कि एजुकेटेड वुमन वर्कफोर्स जो है वो फॉर वेरियस रीजन दे वर अनएम्प्लॉयड, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि वो मेट्रो से दूर है, टियर 2 टाउन में रहते हैं, या फिर इवन मेट्रोज में है तो ऑफिस जाने में बहुत सारा प्रैक्टिकल है. तो एक नया वर्कफोर्स हमारे लिए, आई थिंक दिस lockdown and this economic crisis has created a absolutely new workforce where people were not employable, they can be employable. मतलब ये मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि हस्बैंड जॉब से आउट हो सकता है, वाइफ जॉब में इन हो सकती है. ये क्वाइट पॉसिबिलिटी है और ऐसे लोगों को हम इकोनॉमी में जोड़ सकते हैं. लेकिन उसके लिए मुझे अप स्किलिंग करनी पड़ेगी, उनके नॉलेज को बढ़ानी पड़ेगी. अब जरा मार्केट का बिहेवियरल चेंज देखिए, हाउ intelligent people are changing their business model. TCS का देखिए बोल रहे हैं हम लार्ज पोर्शन ऑफ एम्प्लॉय को घर पे रखेंगे, आगे भी रखेंगे. मुझे अब चाहिए नहीं, मुझे ऑफिस नहीं चाहिए, मुझे कनॉट प्लेस में ऑफिस नहीं चाहिए, एम्प्लॉय घर पे रहे काम करे. तो उसमें तो सबसे ज्यादा वुमेन एम्प्लॉय को फायदा होगा जो आज तक इकोनॉमी में पढ़े लिखे हैं, घर में बच्चे को ध्यान रखते हैं, सबैटिकल लेते हैं, बट फिर भी उनके पास 5-6 घंटे 4 घंटे टाइम बचते हैं. कैन दैट टाइम विल बी यूज्ड? आंसर इज यस. वो चाहे वो वर्ल्ड के, गोपाल जी हमें दुनिया के हर कंट्री में, जैसे अगर मैं पिक करूँ इटली, यूरोप, अमेरिका, जहां जहां पे इस तरह की सर्विसेज हम दे सकते हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, उसमें वुमन एम्प्लॉय का बहुत ही बड़ा रोल होगा. और हमारे पास लार्ज पूल ऑफ एजुकेटेड वुमन एम्प्लॉय जो आज इकोनॉमी में इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ए प्रोडक्टिव वर्कफोर्स फॉर वेरियस रीजन, फॉर सोसाइटल रीजन, फॉर वेरियस अदर रीजन, इवन मेट्रोज में नहीं है. कैन वी पुल देम अप इन द इकोनॉमी? सो हम मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं, बट जहां हमारा स्ट्रेंथ है कहीं वहां हम ना चूक जाए, वो है सर्विसेज का. सो जो बहुत ज्यादा डिसमेंटल हुआ है सर्विसेज सेक्टर में, जैसे होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज है, these people will take longer time to recover. आप पूरे इकोनॉमी का मैं 4-5 मेरे ख्याल से 10-15 दिन से मैं ये चीज का ऊपर गेस कर रहा था आफ्टर लुकिंग इनटू हिस्टोरिकल डेटा कि पास्ट में ये जो पैंडेमिक्स हुए हैं और चाहे उसका नाम प्लेग रहा हो या चाहे वो स्वाइन फ्लू रहा हो 1918 का, इन सब का शेप क्या था? What was the way it recovered in the past? And I'll be surprised 100 years का रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि majority I repeat were a V-shaped recovery. So empirical result ये बताते हैं कि रिकवरी V-shape हुआ है. V-shaped recovery का मतलब है serious plunge and then sudden burst in the economy. सो मुझे कहीं डाउट नहीं है कि ये लॉकडाउन और जो नंबर्स आ रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ व्हाई इट हैज हैपेंड. इंडिया शायद बच जाता, बट कुछ लोग जानबूझ के इसको नंबरों में फंसाना चाहते थे. आई थिंक टू लार्ज एक्सटेंट दे हैव बीन सक्सेसफुल और ये स्प्रेड अब थोड़ा लार्जर प्रोपोर्शन में है. बट फॉर वेरियस रीजन आई स्टिल बिलीव ये हमारा रिकवरी का जो स्ट्रक्चर है वो, बिकॉज सारे पॉलिसी हमारे उसी दिशा में जाएगा जिस तरह से रिकवरी हम फोरकास्ट करते हैं. इट इज अ वेरी वोलेटाइल मार्केट, इट इज अ फ्लूइड सिचुएशन, चेंजिंग. गोपाल जी बहुत बढ़िया एक बात कहते हैं कि आपको कोई बात बोलना है राजीव तो लिख दो आज ही,
कल क्या होगा, बिकॉज वो सिचुएशन बदल सकती है. आई हैव नेवर सीन फंडामेंटल्स चेंजिंग दैट फास्ट. फॉर अस इज अ बिग लर्निंग. आई हैव नेवर सीन. आई मीन हम तो थोड़ा गोपाल जी कैपिटल मार्केट में भी मैं फंडामेंटलिस्ट साइड में ज्यादा हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस में मैं विश्वास नहीं करता, बिकॉज आई ऑलवेज लुक फॉर हाउ गुड एंड हाउ प्रॉस्पेरस दिस कंपनी वुड बी. तो वो सिचुएशन इतना फ्लूइड हो गया कि हर दिन आपको अपने विचार बदलने पड़ते हैं. और डॉक्टर लाल जानते हैं, बिकॉज मैं बहुत सारा आर्बिट्रेशन केसेस में लिटिगेशन में जाता हूँ. मुझे इस चीज का डर रहता है कि कोई इसमें से वीडियो बना के और वो कल को दिखाएगा मेरे काउंटर में कि मिस्टर सिंह यू सेड दिस, नाउ यू आर सेइंग दिस, सो व्हिच वन इज करेक्ट वन. और उस समय शायद वो मेरे खिलाफ एविडेंस उठा लेंगे. एक रिसेंट घटना हो चुका है मैकडोनल्ड केस में. एक सीएस इंस्टीट्यूट में मैंने एक कोई प्रेजेंटेशन दिया था, उसका पीपीटी उठा के और उन्होंने हमारे को धोने की कोशिश किया, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि जिस पेज को, जिस सेक्शन को पकड़े थे, उसके अगले सेक्शन में मैंने करेक्शन बताई थी. पहले एरर लिखा था और करेक्शन बताई थी. बट लॉयर्स को थोड़ा एक खामी है सीए के कॉन्ट्रास्ट में, बहुत लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ते. उनको जो चाहिए वो मिल गया, दे फील वेरी हैप्पी, कह रहे आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है. तो करेक्शन अगले पेज में था, सो आई गॉट करेक्टेड. तो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इश्यूज हैं, और दो सेगमेंट के लोगों को अगर गोपाल जी हम, एक तो मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी में वहां है, दूसरा अपॉर्चुनिटी गोपाल जी, अभी मैं एक सिंगापुर के टीम के साथ, आईआईटी के लोग हैं, मैं बहुत काम करता हूँ एंड रियली लव, एंड सारी मेरी लर्निंग उनके थ्रू आती है. उनको सर इकोनॉमिक्स बेशक ना समझ में है, बट आई एम वेरी हैप्पी दे अंडरस्टैंड आवर बिजनेस. तो वो हम उसमें से इकोनॉमिक्स निकालते हैं, जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं, दे फील वेरी हैप्पी कि अच्छा ये इकोनॉमिक्स जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो एक सर इंडिया को लीडर बनने का मौका मिला है, जो मेरे विचार में सत्य है. आई थिंक यू कैन कोरिलेट दिस. वो है कि फिनटेक और वेल्थटेक. अब वेल्थटेक भी आ गया नया. ये सेगमेंट जो बायोटेक और लाइफ साइंसेज, ये बिना किसी एडिशनल खर्चा के आज हम वर्ल्ड का लीडर बन सकते हैं. सो इस इकोसिस्टम को किस तरह से हम इकोनॉमी में ले आ सकते हैं, बैंकों की इफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है. अब मैं आपको सर एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, विदाउट नेमिंग बैंक, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड एट दिस प्लेटफॉर्म, बट आपको आइडिया पता चल जाएगा. अगर एक एग्रीगेटर है बाजार में, से एक्स एग्रीगेटर है, उसका काम है कि लोगों को ले आना, हाउसिंग लोन, ये वो 10 बैंकों का काम करते हैं. तो पास्ट में बैंक अपने ग्रोथ के लिए दे वर वेरी हैप्पी, एग्रीगेटर को साइन कर लिया, बोला हमारे को हाउसिंग लोन दिलवा दो, व्हीकल लोन दिलवा दो, और ग्रोथ हो रही है. बोर्ड में भी ताली बज जाती है, आपने भी देखा होगा, ओ वेरी गुड एमडी साहब, वेरी नाइस. बट इज दैट ग्रोथ सस्टेनेबल? उसके कॉन्ट्रास्ट में एक प्राइवेट बैंक है, उसने क्या किया कि ये सारे यंग टैलेंट को पकड़ा और बोला कि भैया ये तो कस्टमर इंटेंजिबल उसका है, हमारा कैसे है? ये तो आज हमें दे रहा है. और सर आप सरप्राइज होंगे, उनकी चार्जेस जो डीएसए स्कीम होती थी फिजिकल, जहां पे आप बैंक डीएसए अपॉइंट करती थी, उससे ज्यादा वो चार्ज ले रहा है जो एग्रीगेटर है. करेक्ट. तो दूसरा एक प्राइवेट बैंक ने सोचा कि भाई इंटेंजिबल तो हमारा होना चाहिए, मेरे बैलेंस शीट में कस्टमर आना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? तो उनको कहा फिनटेक वालों को कि यू शुड नॉट बी ऑन बोर्डिंग ऑफ कस्टमर ऑन बोर्ड करने में आपका रोल हम नहीं देंगे, आपको सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा. यू शुड बी इनसाइड माय सिस्टम. आप फिनटेक लेके आइए, मैं ऑन बोर्ड करूंगा कस्टमर. आप जरा बिजनेस मॉडल में सर फर्क देखिए, और फिर हम शेयर बाजार का वैल्यूएशन लगाते हैं. और उससे परपेचुटी में लाइसेंसेस खरीद ली सर, करोड़ों रुपए लगा दिए उसमें, कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बट यू शुड गिव अस, यू शुड बी विद इन आवर सिस्टम, मैं आपको बाहर नहीं दूंगा. तो ये जो फिनटेक वेलटेक में इंडिया का, मैं उनसे जो चर्चा कर रहा था टेक्नोलॉजी के पार्ट में, आई थिंक वी कैन बिकम अ लीडर. और हम सोल्यूशन भी इजियर कर सकते हैं सर. केवाईसी करना, आज मैंने सुना है लाल साहब लगे हुए हैं कि सीए मेंबर का भी पता नहीं केवाईसी करेंगे या केवाईएम करेंगे, बट करने वाले हैं. लाल साहब मैं गलत हूं तो बताइए मेरे ख्याल से. तो ये आप क्या करेंगे? फिजिकल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मतलब आप, मैं इंस्टीट्यूट में सब पेपर और अपना बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब का फोटोकॉपी लेके आऊंगा, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली करने वाले किसी इसमें इस तरह की सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? बैंक में अगर ये लेंथन होता है सर, जो पैंडेमिक है,
तो हमें कांटेक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। अब मैं कई बैंकों को देखता हूँ, लोग प्रिंट आउट लेने के लिए लंबी कतार रखते हैं। वी हैव टू अवॉइड दो सिचुएशन। वो कैसे होगा? ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होगा। तो एक सेगमेंट तो मैं वहां देख रहा हूँ जहां पे इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, और दूसरा सेगमेंट मैं देख रहा हूँ सर, जो आप मेरे बहुत ही फेवरेट लोकेशन है, पता नहीं मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, और वो है यूपी का जो ग्रेटर नोएडा साइड में जो एरिया है, वो डिजाइन इन इंडिया। मैं पहले बोलता था, आपने देखा होगा मैं 2-3 प्लेटफॉर्म पे, आज मैं डिजाइन फॉर वर्ल्ड करके एक नया चीज इस प्लेटफॉर्म से यूज करना चाहता हूँ। क्या हम गोपाल जी सोच सकते हैं इसके बारे में? डिजाइन फॉर वर्ल्ड, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, और आई सी दिस एज ए सीरियस ड्यूरेबल competitive advantage flowing in for the country. If we can do that, this will be a more sustainable business model as compared to assemble in India, make in India. अगर हम design for world पे जाएं, because the complete design system of Italy has been dismantled. मैंने अभी पूरा वुहान से लेके लंबार्डी और जितना पूरा वर्ल्ड का जो चेन है, वैल्यू चेन है ऑफ डिजाइनिंग, उसका मैंने स्टडी किया है। इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली डिसमेंटल, और लोगों को अब चाइनीज के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ यंग पीपल, whether it is a leather designing, whether it is a fashion designing, jewelry designing, any designing, electronic designing, car designing, mobile designing, any designing, आपके large pool of people are there. We only need some initial training, a collective efforts of a government. Private sector से काम नहीं होगा। That is going to create a serious intangible for the country for a long time to come. और हमारा जो efficiency part है, मेरे ख्याल से खास करके construction industries में, that is going to help us greatly if we can do that. एक और interesting economic issue जो मेरे observation में है, जैसे मैंने देखा लास्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं हिस्टोरिकली, तो कई बार हिस्ट्री को पढ़ने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं, बिकॉज यू नो what exactly happened, how people reacted, what was the dosage and economic prescription was given, what was the result. May not be true, आज का situation थोड़ा different है, but there are a lot of correlation into this. So एक पहला चीज जो मेरे को लग रहा है, RBI has done its best. आप अब इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। If I have to give in one line, monetary policy is almost exhausted. जो कर सकते थे कर दिया गया। In fact, some of the instrument like TLTRO, ये RBI की creation है, and I think it has done its job. ये monetary policy में जो possible हो सकता था एक country में हो चुका है। उसका एक impact आप देख सकते हैं कि अगर आज risk free rate 6.25 है, तो inflation अगर CPI 6% का है, तो roughly 0.25% real return रह गया, which is unsustainable है। तो एक impact वहाँ already हमारे पास आ चुका है। अब रह गया कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, कैन द फिजिकल पॉलिसी विल अपलिफ्ट द होल सिचुएशन। इसके ऊपर भी हम देखते हैं। फिजिकल पॉलिसी के साथ एक समस्या है, ये थोड़ा टाइम लेते, इनका सर टाइम लैग इनका बड़ा होता है। और अपने देश में आप देखते हैं कई अपोजिशन में लीडर है कि आप कोई एक्शन लेते हैं, बोलता अरे तुमने ये कर दिया, हुआ क्या। अब थोड़ी ब्रेन तो होना चाहिए समझने के लिए। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट घटा के 15% कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आप कल से ही ढूंढेंगे कि इसका इम्पैक्ट आएगा, तो नहीं आने वाला। इट टेक्स टाइम। सो फिजिकल स्टिमुलस जो भी आने वाला है, या व्हाटएवर फिजिकल एक्शन यू आर गोइंग टू डू, इट विल टेक टाइम, इट हैज इट्स ओन टाइम। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 3 स्टेज में आप डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिकवरी, चाहे वो वी शेप जाता हो, यू शेप जाता हो। देयर आर 2 clear segment of the economy के अंदर जो players हैं, they have been dismantled. एक है आपको जो लोग पहले जॉब में थे, those who are in the job, वो आउट ऑफ जॉब हो गए या उनको पैसे नहीं मिल रहे, या there is a threat on their head that their job would be compromised, या जो अर्न कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कम अर्न करेंगे। So there is a behavioral change in the society, जो मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों में आप मानेंगे इंडिया में सेविंग रेट 30% का हुआ करता था, वो आज घट के 16-17 रह गया है। तो अब लोग तो सर पैसे बड़े थोड़े हैं, गिन रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं।
₹10 जहाँ खर्च करते थे वहाँ ₹1-2 खर्च करना मुश्किल पड़ रहा है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड आई डोंट थिंक दिस बिहेवियरल थिंग इज गोइंग टू चेंज सून। सो हमें उन लोगों को जिनकी नौकरियां थी चली गई हैं उनके बारे में सोचना है। द गाय हु हैज बीन completely thrown out of this system, that means उनके पास अब कोई जॉब नहीं है और वो घर से भी काम नहीं कर सकते, उनको कैसे हम एक कंज्यूमर्स बनाए सोसाइटी में। तो सर यहाँ पे भी फिनटेक का बहुत बड़ा रोल है और डिजिटल इफेक्ट हमारे लिए उनको बनाएगा, लेकिन उनके हाथ में पैसे चाहिए। अब वो पैसा कौन देगा? मॉनेटरी पॉलिसी हमने देख लिया, उसका एक लिमिटेड रोल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली आने की जगह पे इनडायरेक्टली आता है, वो ओल्ड सिस्टम है, फिजिकल पॉलिसी का लिमिटेशन है। तो और क्या पॉसिबिलिटी है? एक अल्टरनेटिव है गोपाल जी, हम उसको ऊपर सोच सकते हैं। मैंने अभी देखा है कई बार इसको इस्तेमाल किया गया है, और वो है गो डायरेक्ट। मतलब भारत सरकार खुद या रिजर्व बैंक खुद उन सेक्टर और सोसाइटी के लोगों को जो डिस्टर्ब है, जिनके पास कैश नहीं है, जिनके जीने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उनके हाथ में पैसे डायरेक्ट पहुंचाया जाए, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, दोनों तरफ, एसएमई सेगमेंट के और इस तरह के लोगों को। बिकॉज वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरी तरह से डिसमेंटल हो गया है। पता नहीं ऑडिट में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी हम एक चर्चा करूंगा इस मुद्दे के साथ में। सो एक गोइंग डायरेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन में सर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सामने बहुत बड़ा समस्या आया था। आपको मालूम है दोनों 1930 और 2008-9 ये दोनों बार 4 साल एवरेज टाइम लगा रिकवरी का। प्रॉब्लम क्या था? फाइनेंशियल सेक्टर। इस बार प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर, इस बार सोल्यूशन है। तो टाइम ज्यादा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल डैमेज इकोनॉमी को हो गई तो रिकवरी टाइम हमारा बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो उसको बचाने के लिए उसने क्या किया था? एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, न्यू डील करके कॉन्सेप्ट लाया, और वहां पे उसने लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग आर्टिजन एक्सेट्रा, उस समय जो चीजें थी उन लोगों को अपलिफ्ट किया। तो हमारे यहाँ स्टार्टअप या इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं, जहां हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या उस इकोसिस्टम को हम जल्दी रिवाइव करें कि एक ऑन एन एवरेज एक स्टार्टअप जो है वो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जरूर देता है। और ये स्टार्टअप का गोपाल जी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम फोकस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया देश के लिए मौका है। आप सही कह रहे थे, जहाँ पे 6 से 1000 कंपनियां या मे बी 2000 अगर लिस्ट को एक्सपैंड कर दिया जाए, those people are there. Can we then include this manufacturing sector, this technology का fusion करे manufacturing sector से to bring efficiency? That is a conversion of technology in terms of their processes, the way we do, because हमारा cost of production वहीं पे बहुत ज़्यादा high होता है। So ये एक बात मैं जरूर यहाँ पे ले आना चाहता हूँ। और आखिरी, बिकॉज दूसरे स्पीकर साहब है, and then we can discuss, हमारे पास बहुत सारे नए चीज में इस पे मौका मिला इस चीज में पढ़ने का, और हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। और एक है बैंकिंग में जो हम चेंजेस देख रहे हैं उसको इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए। तो जो लास्ट चीज मैं यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूंगा, इंडिया के लिए जो बहुत अपॉर्चुनिटी का मौका है कि जो हमारे रियल एस्टेट्स के प्राइसेस डाउन हुए हैं, या खास करके कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लंबे समय तक डाउन रहेंगे, जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है बिहेवियरल चेंज के कारण काम करने के तरीके बदल जाएंगे। हो सकता है कल हम ऑफिस कनॉट प्लेस की जगह पे कार में रखें और कार में ही सब कुछ रहेगा, वही आपका ऑफिस चलेगा। यू डोंट हैव टू हैव एनीथिंग एल्स, एंड वी कैन कनेक्ट मोर लार्जर पीपल। जो सर हाउस होल्ड डेट बहुत बढ़ गई है, और हम वही और बढ़ाए जा रहे हैं। गोपाल जी आपने कल भी बहुत बढ़िया बात बोला था कि मेरे एमडी को, मेरे ख्याल से पूरे ऑडियंस को, कि ये जो हम पंप कर रहे हैं, एसएमई को लोन दे दो, उनको लोन दे दो, उसको पैसा दे दो, तो दो गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो बैंक का हालत खराब कर रहा है, बिकॉज बैंक को मालूम है पैसा वापस नहीं आने वाला है, और मुद्रा लोन एक रिसर्च का मुद्दा हो सकता है। और इससे दूसरा, जिसको हम दे रहे हैं वो खा के खत्म कर देगा। सो हाउस होल्ड डेट इंडिया में बढ़ रहा है। अब कई लोग का आर्गुमेंट मैंने देखा, ये करके मैं समाप्त करूंगा सो दैट दूसरे स्पीकर साहब बोले एंड वी कैन डिस्कस, कि इंडिया का हाउस होल्ड टू जीडीपी का रेशियो जो है डेट का, वो 10 से 11% है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई कंट्री में तो 30, 50 तक, 100 तक है। तो आपको क्या दिक्कत है? आप लेट इट बी देयर। बट आप भूल गए कि जिस कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं, हाउस होल्ड
डेट टू जीडीपी रेशियो कंपैरिजन करते समय जरा पर कैपिटा इनकम भी तो देख लें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर डेट इक्विटी रेशियो बैंकों को, मुझे आज तक नहीं समझ में आता, हर बैलेंस शीट में बोलते हैं ये 2 टाइम होना चाहिए 1. बट एसेट साइड में ऑपरेटिंग इनकम भी तो देखना चाहिए हमें। अगर कोई ज्यादा कमा सकता है तो ज्यादा डेट ले सकता है, करेक्ट। सो देयरफॉर आपका ये हाउस होल्ड टू डेट रेशियो अगर बढ़ रहा है तो ये फिर आपको स्लो डाउन करेगा। ये एक रिस्क फैक्टर है जो आपको ट्रबल करने वाला है। तो मेरे ख्याल से अगर इस सेगमेंट में हम ध्यान दें कि उसको कैसे, दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्पीड इज द किंग। आज एनबीएफसी के एक छोटे से फिएस्को के कारण सर 30 डेज हम डिले हो गए पूरे नए मॉडल को ले आने में, और उसके चलते कितना सिस्टमेटिक डैमेज हुआ है जिसका असेसमेंट अभी होना बाकी है। तो हम कैसे एसएमई को और हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाने का, जॉब को सेफगार्ड करने का क्या टेक्निक है। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक्स उसको हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं, हालांकि वो एक्सट्रीम फॉर्म है, हम वो भी सोच सकते हैं। कैश रिलैक्सेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में क्या एक प्रमोटर ले आना चाहता है, उसमें हम सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए मोरालिटी को हम बाहर रख के इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में क्या कुछ ऐसा एड्रेस हो सकता है, कुछ कंपनीज एक्ट के अंदर हम रिड्रेसल कर सकते हैं। मेरा आइडिया है कि लॉस का ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूट हो अक्रॉस द इकोनॉमी, एक जगह पे सिट ना करे, otherwise there'll be a trouble. We have the great opportunity I see in terms of serving to the world, not only on the services sector but in manufacturing. But manufacturing के साथ अगर टेक्नोलॉजी का फ्यूजन करें जिसमें इंडिया काफी कैपेबल है, मेरे ख्याल से ये काम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट सर, जो एक्सपोर्ट में मैंने देखा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट मैं 18 से 24 महीने तक इम्प्रूव होता हुआ नहीं देखता हूँ, बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी में हर जगह रिस्क अवर्शन है। इस बार सर कंज्यूमर्स में आ रहे हैं, तो क्या हम प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं जो 3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का है, जहां पे इंडिया में हम कोई कंसोर्टियम काइंड ऑफ अप्रोच, जहां पे 3, 4, 5 बड़े लोग मिलके और एक बड़े प्रोजेक्ट में बिड करें तो उसकी विनिबिलिटी कंडीशन बहुत बढ़ जाती है। वो एक्सपोर्ट में हम शायद कैपेबल हो सकते हैं। सिर्फ 3 कंपटीटर है, एक है चाइना और दूसरा हमारा कंपटीटर है साउथ कोरिया और तीसरा है तुर्की। वर्ल्ड बैंक के जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने 5 साल के रिसर्च किए, यही लोग लेके छीन के ले जाते हैं। इंडिया को वो मिलता है जो ये नहीं करते। तो कैन वी डू ऑन दैट लाइन, जैसे खास करके अपना एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी कैसे। तो फिलहाल मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करूंगा, मेरे ख्याल से डेलिब्रेशन के साथ वी कैन डिस्कस। थैंक यू। Thank you, Rajiv ji, for raising so many issues. Certainly, we would like to answer from Gopal ji after the deliberation. B.K. Sabharwal ji, thank you once again. B.K. Sabharwal ji के मार्केट एनालिस्ट, बट इनके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये अपनी बात बड़ी दृढ़ता के साथ रखते हैं, और जो बात ये दृढ़ता के साथ रखते हैं वो मैंने देखा है, वो पूरी होती हुई देखी है। और ये बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स के पोर्टफोलियो को भी मैनेज करते हैं। ओवर टू B.K. सब्रवाल जी। धन्यवाद राजेश जी, गोपाल जी, राजीव सिंह जी। वैसे तो जो आपने मैं साधारणतया अंग्रेजी में बोलता हूं, पर आज गोपाल जी के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे हिंदी में ही बोलना चाहिए, समय भी कम है। मैं जो आपने राजेश जी आज विषय लिया, मुझे ये लगता है कि गोपाल जी ने बहुत ही अच्छे से उस विषय को रखा। रिस्क, अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक कंडीशन। गोपाल जी, मैं तो शायद जरूर एक आधा मिनट इस बात का लूंगा कि चाहे मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं, परंतु इस इकोनॉमिक क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाने वाले गोपाल जी हैं। बचपन में आपके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत सी चीजें सीखने को मिली। 2008 से मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। आप मुझे सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन एनमी में लाए, उसका चेयरमैन बनाया। उसके बाद कमोडिटी ब्रोकर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट थे और मुझे प्रेसिडेंट बनाया।
भारतीय वित्त सलाहकार समिति में मैंने आपके साथ काम किया, और फिर पीएचडी चैम्बर में भी आप मुझे आज से 8 साल पहले ले गए, और जहां आप छोड़कर गए उसी कैपिटल मार्केट कमोडिटी मार्केट कमेटी का चेयरमैन। बातचीत रखने के लिए मैंने कोई पॉइंटर 8-10 नोट किए थे। ज्यादातर मैं कैपिटल मार्केट विषय पर बात करता हूँ या कमोडिटी मार्केट विषय पर, उसके लिए कभी और बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि आज हमें गोपाल जी का समय मिला हुआ है, हमें उनसे क्वेश्चन आंसर्स का के लिए समय जरूर देना चाहिए। थोड़ी सी बात ये कहते हुए कि मैं आपको पिछले 12 साल से सुन रहा हूँ, सब्जेक्ट पर जितनी अच्छी बात आज 40 मिनट में आपने रखी वो सचमुच ही एक बहुत एनलाइटनिंग थी। आपने जो 6 चैलेंजेस की बात की, उनको और डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। आपने जो 4 पॉइंट्स बताए कि हम प्रोफेशनल्स कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, और सबसे बड़ी बात जो मेरे हार्ट को बड़ा क्लोज है और आपने जिसको 2 मिनट में ही बहुत अच्छे से कहा कि बहुत ज्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम प्रोफेशनल्स को मिलकर चलना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। आपने बहुत छोटे रूप में कहा कि चीन से कुछ इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में या वियतनाम में या कुछ और देशों में गई, और अब बहुत हद तक चांस है कि वो भारत में आ सकती हैं। उसी विषय को हल्का सा रखते हुए कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 12 लैंग्वेज में जो काम होता है, जो आज 27 तरह के लैंड लॉज भारत में प्रचलित हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो विदेशी कंपनी भारत में आने का प्रयास करती है, उसको एक बहुत बड़ी मुश्किल ये आती है कि जो वो जमीन खरीदती है और उसके बाद जो पूरी इन्वेस्टमेंट करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के लॉज भी, जिसको आपने एक छोटे से रूप में बताने का प्रयास किया, आज मैं ये कहूंगा आवश्यकता है उस विषय पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की। 22 शेड्यूल लैंग्वेज को छोड़ दे, पर 12 लैंग्वेजेस में तो काम होता है। 12 लैंग्वेजेस में तो बिल्कुल जो है वो अंग्रेजी के अलावा, जहां स्टेट की जो छोटे मोटे कंप्लायंसेस भी हैं, आज 50% से ऊपर कंप्लायंसेस एक इंडस्ट्री को उस स्टेट में स्टेट लैंग्वेजेस में करने पड़ते हैं। तो हम प्रोफेशनल्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि प्रोफेशनल्स पूरे देश में फैले हुए हैं, और हम एक दूसरे के साथ दूसरे अलग अलग प्रदेशों में मिलकर उनसे कैसे, मैं भारत की 7 भाषाएं बोल लेता हूं, पर हम में से साधारणतया सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छा होगा, कैसे कुछ और चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएं, जिससे आपने एक एफडीआई वर्ड यूज किया था तो थोड़ा अभी कम हुआ है, जिस विषय पर मैं पूरा आधा घंटा बोल भी सकता हूं, पर वो तभी ज्यादा आएगा। ये सच है कि गोपाल जी, आपकी सरकार आने के बाद बहुत से लेबर लॉस, बहुत से ऐसे लॉज जो रिडेंडेंट से हो गए थे, उनको इस सरकार ने खत्म किया है। परंतु अभी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कैसे हम और जो
लॉज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट हैं। आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक एक तो कैपिटल मार्केट में आता है, उसके लिए तो पूरा अलग विषय है जिस पर बात करूंगा, पर विदेशी संस्थागत निवेशक जो भारत में इंडस्ट्री के रूप में आना चाहता है, जो भारत में और तरीके से आना चाहता है, उसको हमारी जो अलग अलग भाषाएं, जो अलग अलग स्टेट के खाली लैंड लॉज ही नहीं, हमारे 27 हैं, हमारी और स्टेचुटरी कंप्लायंस भी स्टेट वाइज डिफर करती हैं, जिस वजह से मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि कुछ इंडस्ट्रीज भारत में आई और स्टेट लॉस वो सेंट्रल रूल्स को देखकर आ गई। जिस स्टेट में उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, बहुत विस्तृत बात ना करते हुए कुछ स्टेट लॉज ऐसे थे जिसकी वजह से उनको, वो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक थे जो यहाँ इंडस्ट्री लेकर आए, परंतु कुछ वर्ष में ही वाइंड अप कर चले गए। आज जो स्थिति है हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में, जैसा राजीव सिंह जी बता भी रहे थे, कि बहुत हद तक अब वर्क फ्रॉम होम होगा। प्रोफेशनल्स का काम, आईटी सेक्टर के लोगों का काम और बहुत से सेक्टर के लोगों का काम जो वर्क फ्रॉम होम नहीं करते थे, उन्होंने इस 40 दिन में अपना सिस्टम बना लिया कि वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उस वर्क फ्रॉम होम करने में आज देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर जो इन्वॉल्व होती थी, उस विषय की चर्चा ना करते हुए कि आपने अपने चैलेंजेस में उस पॉइंट को छोटे से टच किया ही है। अभी हम प्रोफेशनल्स को आवश्यकता है कि रिस्क तो हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन भी हो गई, हम तो ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ और कैसे हैं। लोगों ने अभी से सोचना शुरू कर दिया कि अगर विदेशी भारत में आएगा तो वो कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है, वो कौन से स्टेट में जाना प्रेफर करेगा। मुझे तो अपने ही कुछ लोगों के फोन आए कि जी आपने कैसे भाषा सीख ली। मैंने कभी क्या आवश्यकता पड़ेगी, कहने नहीं, अभी लगता है कि प्रोफेशनल को अपने प्रोफेशन की नॉलेज के अलावा आज आवश्यकता स्टेट के अलग अलग लॉज की और स्टेट लैंग्वेजेस की भी पड़ेगी। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, अगर हम एक या दो राज्य सरकारों को छोड़ते हैं, तो जो मैं आज बंगाल की या पंजाब की बात नहीं करता, परंतु अपोजिशन की सरकारें भी भारत में जो केंद्र सरकार के साथ आज कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देख सकते हैं। और निश्चय ही हम एक बहुत ही अच्छी स्थिति में, अगर विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में नहीं आए तो हमारी अर्थव्यवस्था अपेक्षा के रूप में बहुत ज्यादा गिर जाएगी। एक ही सिल्वर लाइनिंग नजर आती है, तो उसको सरकार कैसे और अच्छा कर सकती है। हम लोग जो वित्तीय क्षेत्र के भारतीय सरकार के स्पोक्स पर्सन हैं, उसको और कैसे और ज्यादा सुझाव देकर उसको आगे कर सकते हैं। अदरवाइज तो आज जो मुझे लगता है, आपने एक बात शुरू में मुझसे पूछी थी कि मार्केट 20% बढ़ी है। मुझे तो ये लगता है कि 9,860 पर निफ्टी बंद हुआ। उस विषय को, जो मेरा विषय है, ज्यादा चर्चा ना करते हुए, शायद ये 10,000 ना पहुंच पाए और 8,000 की तरफ पहले जाए। आज हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो कौन सी जगह है कि जहां हम प्रोफेशनल अपने काम के अलावा
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में चाहे बहुत अच्छा हो, परंतु अगले 1 वर्ष में कई ऐसे सेक्टर हैं, मुझे तो साधारणतया ये लगता है कि अगले 3 से 4 महीने हम कोई एक दूसरे के घर मिलने नहीं जाएंगे। जहां तक संभव होगा हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अगले 6 महीनों में कोई लग्जरी गाड़ियां मुझे नहीं लगता ज्यादा खरीदी जाएंगी। हो सकता है कि बहुत से लोग पब्लिक जो है उसको यूज ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ अपना ट्रांसपोर्ट यूज करें, तो हमें ऑटो 2 व्हीलर सेक्टर में या छोटे कार के सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट आए। परंतु अगले, जैसा राजेश सिंह जी कह रहे थे कि जो ये मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट, वो बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, हमारी अगले 1 साल तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं विदेश यात्रा पर जाएंगे घूमने, या इवन हिंदुस्तान में घूमने जाएंगे। अगले 6 महीने हम फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर किसी रेस्टोरेंट्स में बाहर करने जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति, चाहे आज कैपिटल मार्केट उम्मीद पर बड़ी की वैक्सीन बन जाएगी, या और जितना भारत में कोविड-19 के फैलने की उम्मीद थी उतना नहीं फैला, पर आज 3 तारीख के बाद अगर कुछ रिलैक्सेशन मिली, जैसा कि आपकी सरकार ने लेबर्स को लाने की, स्टूडेंट्स को लाने की, अपने अपने प्रदेशों में जो भेजने की बात चल रही है, उसके बाद जो हमने पंजाब में कभी हालत देख ली कि नांदेड़ से 3000 खाली यात्री लाने पर क्या स्थिति प्रदेश में हो गई कि 3 दिन में प्रदेश में डबल जो है कोरोना वायरस के केसेस हो गए। तो ये शिफ्टिंग के बाद क्या स्थिति रहेगी, तो इन सब पर विचार करते हुए हमें, मैं अपनी बात को कैपिटल मार्केट के ऊपर ज्यादा ना फोकस करते हुए, हमें आज क्योंकि गोपाल अग्रवाल जी का समय मिला हुआ है, तो हमें उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन में ज्यादा समय कि कैसे अपॉर्चुनिटीज हम प्रोफेशनल्स के लिए आने वाले दिनों में बन सकती हैं, आपने संक्षेप में बताया। पर और जो हमारे लोगों की जिज्ञासा होगी वो लोग प्रश्न उत्तर करें। मैं राजेश जी फिर कैपिटल मार्केट विषय पे किसी दिन आपके साथ आ जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। नाउ ओवर टू गोपाल जी। आई हैव 2-3 क्वेश्चंस। गोपाल जी। यस सर, बोलिए राजेश जी। एक क्वेश्चन है, हाउ इंडियन गवर्नमेंट गोइंग टू डील विद द चाइनीज एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज लाइक HDFC बैंक एक्सेट्रा ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक? इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से चाइनीज एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट को लेगी जो से HDFC बैंक में हुआ है? और आप और प्रश्न पूछेंगे, एक एक को मैं ले एक एक करके कर लें सर, या फिर आप कंक्लूडिंग ठीक मार्क्स है। दे दो। हाँ, जैसे आप। नहीं, मैं ये 2 क्वेश्चन आपके ले लूं, एक युवान वाला भी रह गया था उस वक्त जो आया था। जी। तो पहला तो ये कि चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट HDFC में आया, जिसके बारे में बाद में भी क्लैरिफिकेशन आया कि 0.8 पहले भी था, उसके बाद वो उसमें बढ़ा, लेकिन 1% से ऊपर हुआ, इसलिए डिस्क्लोजर हुआ। और उसके बाद सरकार ने FDI पॉलिसी में चेंजेस भी किए, तुरंत अगले दिन ही MHA ने किया। मैंने भी, बिजनेस टुडे ने भी काफ़ी एक्सटेंसिवली अभी उस पर रिपोर्ट किया है, मेरे को भी काफ़ी कोट किया है वो करंट इशू में ही। मैं आपको 2 बातें बता दूं कि चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं है, थोड़ा परसेप्शन ज़्यादा एंटी चाइना का हो रहा है। और लेकिन चाइना से जो ये लो वैल्यूएशन है, अपना राजीव सिंह जी भी और सभरवाल जी भी एग्री करेंगे कि जो हमारी कंपनी में अभी प्रॉब्लम है, कंपनीज में सेकेंडरी मार्केट के कारण वैल्यूएशन बहुत गिरी हुई है। तो रिस्क केवल चाइना से नहीं है, ग्लोबल किसी भी जगह से वो रिस्क है। तो केवल हमें चाइना का सोचना ऐसी बात नहीं है, ग्लोबल रिस्क है। तो उसके लिए सरकार के पास, हमारे पास सेबी में, RBI में और एंटी कंपटीशन वगैरह में एग्जिस्टिंग प्रोविजंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और सरकार झिझकेगी नहीं उनको यूज़ करने के लिए। तो
कोई हॉस्टाइल टेक ओवर बहुत होंगे ऐसा हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी। सरकार उसके प्रति जागरूक है और एफडीआई में लगा इमीडिएटली चाइनीज की, क्योंकि नॉन ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसपेरेंट देयर, तो उसके लिए एक स्पेसिफिकली प्रोविजंस भी ले आए और ऐसे चेंजेस को सरकार बहुत स्ट्रांगली, चाहे टैक्स 7 के थ्रू हो, पार्टिसिपेटरी नोट के बाद हो, ऐसे बहुत सारे नॉन ट्रांसपेरेंट इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट हैं आज भी फाइनेंशियल मार्केट में और चलते रहते हैं। जैसे जूम है, वो भी कोई चाइनीज कंपनी नहीं है, वो यूएस में बैठे हुए चाइनीज प्रमोटर हैं। तो मैंने सेक्शन 92 के बारे में भी बताया। तो उसके लिए बहुत चिंता एकदम नहीं करनी चाहिए। सरकार फोकस कर रही है एफडीआई को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और वहीं फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सेकेंडरी मार्केट का हॉट मनी को हम बहुत अच्छा एफडीआई मान लें, ये मैं नहीं कोई बहुत मानता, सरकार के पास भी ये फीलिंग नहीं है, तो इसलिए उसकी चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मैं कई जगह कहता भी हूँ कि ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ कंट्रीज के खिलाफ है। डोंट लेट आवर शोल्डर्स बी यूज्ड टू फाइट देयर बैटल्स। यूएस वगैरह में भी मैंने कहा, अगर इफ यू हैव प्रॉब्लम्स यू फाइट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट इंडिया टू फाइट योर बैटल्स। तो इस चीज को जरा हमें भी स्ट्रेटेजिकली और समझदारी से डील करना चाहिए। गवर्नमेंट भी वो करेगी। परसेप्शंस, कई बार पॉलिटिक्स में परसेप्शन को मैनेज करना रियलिटी से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज़ को हम प्रोफेशनल लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात, ये युआन की बात की, अभी कंफर्म रिपोर्ट तो है नहीं उसके बारे में, वो चल रहा है, एकदम कंफर्म नहीं हुआ है कि चाइना ने सारी डीलिंग को डॉलर से हटा दिया। लेकिन यह बात बहुत समय पे हमारे यहाँ पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि यूएस ने ग्लोबल इकोनॉमी को डॉलर के थ्रू कंट्रोल किया है। यूएस कोई बहुत बड़ा ना मैन्युफैक्चरिंग हब है, ना सर्विसेज हब है। एक आईपीआर रिसर्च डेवलपमेंट है, दूसरा उसने डॉलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल किया है। और यह बड़ी हमारे लिए तो बहुत ही समझदारी की बात है, समझना चाहिए कि आप हांगकांग, सिंगापुर, मेजर इंडियंस जो है इन इकोनॉमी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है यूएस में भी, लेकिन इंडिया में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंडिया के थ्रू नहीं होती, बहुत बड़ा लॉस इसका होता है। तो हम लोग कई बार सरकार में भी बात करते हैं कि इंडिया में जैसे गिफ्ट सिटी को बनाया, ऐसे बॉम्बे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की बात थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सरकार ब्यूरोक्रेसी में उसको आगे नहीं ले गए। नोएडा के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि इसको ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाया जाए। योगी जी से भी बात करें कि अच्छा सेंटर बन सकता है नोएडा, क्योंकि दिल्ली के पास है। तो ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल हब की तरह जो डॉलर की है जो सुप्रीमेसी है, उसके कारण यूएस काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करता है। राजीव जी और कई बैंकिंग इंडस्ट्री के बात होगी, तो मैं भी जब बैंक ऑफ बड़ौदा में था तो कई बार चर्चा होती थी कि जब यूएस ने ऑयल इंपोर्ट के लिए ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की तो काफ़ी पैनिक सी भारत में स्थिति आ गई थी। और ठीक है कि गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल के उसको उस क्राइसिस को संभाल लिया। अदरवाइज अगर ईरान से सैंक्शन लगा देते तो हम ऑयल इंपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती। और रुपी में हम जब करने की बात कर रहे थे कि हम चाइना से रुपी में ऑयल इंपोर्ट कर लेंगे, तो वो दिक्कत यूएस ने मना कर दिया। तो मैं कहा बैंक में बातचीत करने में ये सामने आई गवर्नमेंट में भी कि ऐसे कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है और सेटलमेंट सारे वर्ल्ड बैंक के डॉलर में होते हैं। तो अगर अमेरिका किसी कंट्री पे सैंक्शन लगा देता तो उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिपल कर देता है, उनके ट्रांजैक्शन ही ग्लोबली सेटल नहीं होंगे। अगर वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में को सैंक्शन कर देता है कि आपके सेटलमेंट नहीं करेंगे तो हम ग्लोबल बिजनेस, हमारा कोई भी सारा स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो ये जो डॉलर की सुप्रीमेसी है उसका वह एक कारण है जिसको कि बहुत मतलब कई बारों से चर्चा हो रही है। तो ये एक्सचेंज के मैकेनिज्म के थ्रू, क्रेडिट मैकेनिज्म के लिए, क्रेडिट रेटिंग में जैसे लास्ट टाइम हमने खोला था कि सॉवरिन डेट बोरोइंग इंडिया खोलेगा,
लेकिन जब देखा कि अगर खोलने में रिस्क क्या है, लोअर कैपिटल बाहर है, लो इंटरेस्ट रेट पे बाहर कैपिटल अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही सॉवरेन डेट हम लेंगे और रेटिंग उन्होंने कहीं गिरा दी तो सडनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो इंडिया एक कैच 22 सिचुएशन में फंस जाएगा। तो ये जो रेटिंग मैकेनिज्म है, ये एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है, ये जो फिस्कल डेफिसिट के पैरामीटर्स हैं, इंडिया के लिए फिस्कल डेफिसिट के पैरामीटर्स ग्लोबली इंस्टीट्यूशंस अलग डिफाइन करते हैं, और अमेरिका के लिए फिस्कल हैवी फिस्कल डेफिसिट में चलता है, जबरदस्त फिस्कल डेफिसिट में अमेरिकन इकोनॉमी है। तो इन चीजों में मैं इकोनॉमिक्स में बेसिकली यह बात कई बार कहता हूं कि इन इकोनॉमिक्स जो बेसिकली फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है, वह केवल मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को चेस करने की बात नहीं है। आम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी कैसे मिले, यह असली इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। तो इस पे फोकस करना चाहिए हमें भी। बहुत मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर, फिस्कल डेफिसिट, ये सरकार के यहाँ पे भी हम लोग मतलब बार बार कहते हैं, मैं तो कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी कहता हूँ कि वी शुड नॉट चेज ओनली मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, लेकिन इस सारे इकोसिस्टम्स को समझ के उसके तरीकों को कैसे आने वाले समय में इंस्टीट्यूशंस में बड़े चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक पैरामीटर्स के और ग्लोबल डिप्लोमेसी में कई चेंजेस आएंगे, तो इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक लीड इन ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है चाइना भी उन चीज़ों में, कई चीज़ों में ये कर रहा है। जैसा प्ले आउट होगा उसकी तरह सरकार को भी उसके अनुसार इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास डिसीजिव लीडरशिप है, विथ विल पावर लीडरशिप है, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हिचकते नहीं है। आरसेप का एग्जांपल मैं दे दूं, इतना ज्यादा प्रेशर था चाइना का तो पर्टिकुलरली और ग्लोबली सब जगह से कि आरसेप, और डोमेस्टिक अपने इकोनॉमिक सारे पीछे पड़े हुए थे कि आप आरसेप साइन कर दिए। तो सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जब तक हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आएगा, हमारे टर्म्स ऑफ आरसेप ठीक नहीं किए जाएंगे, तो हम आरसेप साइन नहीं करेंगे और एफटीएस को भी सारा रीवर्क करेंगे। तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट को पूरी तरह वॉच करने वाला डिसीजिव लीडरशिप है। इकोनॉमी में चैलेंजेस सभरवाल जी ने बताए, राजीव जी ने बताए। क्रेडिट रिस्क, बिल्कुल मैं ये बात राजीव जी की कल भी कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री में भी मैंने स्पष्ट कह दिया कि इफ यू थिंक दैट द सॉल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम इज pushing credit to the bank is not the solution, because there is no demand for credit. और वो क्रेडिट रिस्क कौन लेगा? जब तक, ये राजीव जी की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अकेला बैंक के ऊपर रिस्क डालेंगे तो बैंक के पास लिक्विडिटी होने के बाद भी वह क्रेडिट नहीं, उसको क्रेडिट लेने को तैयार, देने को तैयार नहीं होगा। और लेने वाले भी, रिस्क एवर्जन दोनों तरफ से है। आज की स्थिति में उनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग ही नहीं है एसएमई एमएसएमई की कि वह क्रेडिट लेके सस्टेन कर सके। तो किसी तरह का पैकेजेस की बात आ रही है और सरकार इसको ध्यान में रख रही है, लेकिन आज की डेट में फाइनेंशियल पैकेजेस की जरूरत नहीं है। कोई कहता है जीएसटी कम कर दो, और जीएसटी की सरकार के पास 30% की केवल जीएसटी तो कलेक्ट हो रहा है, कम करके अभी उसका फर्क क्या पड़ेगा? कोई जीएसटी पे तो कोई कर ही नहीं रहा। तो ये चीजों की अभी जरूरत है। फिस्कल पैकेजेस की समय आने पर सरकार पूरी तरह से उन फिस्कल पैकेजेस को भी देगी जिन सेक्टर्स को जरूरत है, उनको काम करेगी, स्टेप बाय स्टेप पे डिसीजन ले रही है। और फाइनेंशियल, जो लोगों को कई बार लग रहा है कि फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगी, कंस्ट्रेंट आ जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कंस्ट्रेंट सरकार उसको टाइड ओवर कर लेगी, क्योंकि बोरोइंग पावर सरकार ने बढ़ा ली है, स्टेट की, सेंटर की। ऑयल प्राइसेस ग्लोबली काफी कम हो गए हैं, इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है, और हम एस्केप क्लॉज को, एफआरबीएम के अंदर एस्केप क्लॉज को हमने एक्सटेंड कर लिया। टाइम बाउंड मैनर पे हम फिस्कल डेफिसिट आदि पैरामीटर्स को रिलैक्स कर देंगे। ये बात थी, और कोई बात होगी तो। सर एक क्वेश्चन और है, हाउ इंडियन गवर्नमेंट will achieve 5 trillion economy goal as per timeline in view of COVID-19? देखिए, वो टाइमलाइन एक अलग
पैरामीटर अलग टाइम स्ट्रक्चर में बनी थी। उसके लिए तो सरकार ने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया था। 9.1 लाख करोड़ का जो फिजिकल ये इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्रिएट किया था, उसके अंतर्गत उसका टाई अप भी कर लिया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार 6000 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था और फॉरेन उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए डेट मार्केट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में इस बजट में काफ़ी सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिए थे। लेकिन अब चेंज परिस्थिति में कई बार तो यह भी चर्चा हो रही है कि जो बजट में सारे प्रोविजन डिस्कस किए गए हैं, जो एक्सपेंडिचर के और सब चीज़ों के रेवेन्यू डेफिसिट और जो टारगेट जो सब लिखे गए हैं, वो हो सकता है बजट को ही हमें रिवर्क करना पड़े, तो उससे पता चलेगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट सरकार को करना पड़ेगा, करेंगे, क्योंकि हमने पुराने कथाओं में भी सुनते होंगे कि जब राजा देश में कोई स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हुई तो राजाओं ने तालाब खुदवाए, महल मतलब धर्मशालाएं बनवाई, इस तरह के काम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे पहले सरकार हैंड होल्डिंग करेगी। रियल एस्टेट में सरकार ने 1 साल का मॉरेटोरियम रीपेमेंट का भी दे दिया है, लेकिन मॉरेटोरियम अकेला कोई बहुत हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट तो उसमें लगती रहती है। ये बातें सरकार के पास डेली बेसिस पे पहुंचाई जा रही हैं, डिस्कस की जा रही हैं। तो जब भी फिस्कल पैकेज की जिसको भी जरूरत होगी वह सरकार इंप्लीमेंट करेगी। आज की डेट में फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अगर होटल इंडस्ट्री को कुछ दे देंगे तो कोई होटल इंडस्ट्री अभी चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो एसएमई वगैरह के लिए जरूर आज भी चर्चा जो हो रही है कि एसएमई को जो हैंड होल्डिंग की अभी आवश्यकता, उस पर अब सरकार का फोकस रहेगा। Sir, one more question. How Indian government going to deal with employment generation in short-term period during COVID-19? Employment generation is definitely a challenge, and reverse migration is another challenge. Industry, it can be only come through the manufacturing sector. There is a discussion also that we don't have a social security mechanism as there in some developed countries. Rajiv ji has also mentioned that pushing this how America, etc., are giving large packages for the employment, unemployed bonus, etc. Large demand has been created, but India doesn't have that kind of system. So go direct या helicopter money या direct cash transfers के थ्रू टेम्पररी वो काम करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो मैन्युफैक्चरिंग एकदम सडनली कोई एम्प्लॉयमेंट सरकारी एम्प्लॉयमेंट खुल जाएगा या सारी इंडस्ट्री में वापस एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो वह थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज टू कम थ्रू स्किलिंग और मैन्युफैक्चरिंग फोकस तो देश में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखें तो हम लोगों ने ये जो 65 साल है, 60-65 साल देश के अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेंथन करने के वह खोए हैं। कुछ भी कह दें, जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमारे यहाँ पे हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ही ज़्यादा लीड किया है। और जो सरकार अगर केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे, अगर वेलफेयरिज्म पे अगर डिपेंड करती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बगैर वेलफेयरिज्म भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस चीज़ को जितना हम नरेशन में ले आएंगे और जितना कॉन्फिडेंटली हम लेके आएंगे, उतना ही सरकार को उस परसेप्शन पे आगे काम करने में सहायता मिलेगी कि वेलफेयरिज्म is only when there are large resources at a sustainable. Welfareism is not sustainable unless आप फिस्कल डेफिसिट वगैरह को रिलैक्स करके 1 साल 6 महीने तो कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली उसको नहीं कर सकते। टाइम बाउंड मैनर में आपको एफआरबीएम पे वापस लाना पड़ेगा अपने डेफिसिट एक्सेट्रा को। तो वह चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैन ओनली कम थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और कोई तरीका नहीं है। एंड इन दैट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर, अगर आप चाइना का देखें, चाइना ने मैसिव ग्रोथ किया है और 95 से लेके
95 में लगभग हमारे बराबर थी उसकी जीडीपी, और आज वो यूएस को सरपास कर गया। तो विल पावर, कलेक्टिव विल पावर, एंटरप्रेन्योरशिप और डिसीजिव एंड ऑनेस्ट लीडरशिप, तो यह है। और तो एवरी चैलेंज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। Sir, last question. How Indian government will save the Indian oil and gas companies during fall in the rates globally of crude oil prices? Last question, sir. नहीं तो ये जो है ना, हम ये भूल जाएं कि सरकारें, कॉर्पोरेट सेक्टर को, हम दोनों मिक्स इकोनॉमी के कारण हम इसमें फंस गए हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जेट एयरवेज को बेल आउट कर दो, एयर इंडिया को हमने आज अगर मैं तो कहता हूँ बंद हो जाती बीएसएनएल और एमटीएनएल और एयर इंडिया, आज से 10 साल, मतलब बीएसएनएल एमटीएनएल को आज हम बेल आउट की बात करते हैं, आज से 5 साल पहले हम एयर इंडिया को बंद कर देते तो पीएसयूज में आज वो 60,000 करोड़ का डेट तो नहीं होता। अल्टीमेटली इट इज बीइंग कमिंग फ्रॉम द टैक्सपेयर्स मनी। वी ऑल हैव टू राइज टू दिस concept of taxpayers money. We are all contributing, every citizen is contributing to the tax. Indirect tax तो हर आदमी देता है, तो taxpayers money को contribute करके यह जो बेल आउट है, कॉर्पोरेट बेल आउट वगैरह को, इसकी ना सरकार के पास कैपेसिटी है, ना उसके लिए कोई माइंडसेट है कि सरकार को करना चाहिए। ये तो इसलिए इंडियन ऑयल, जब हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ, बीजेपी अपने आप में राइट टू सेंटर पार्टी है, वो मार्केट इकोनॉमी पे बिलीव करती है, तो इसलिए इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि मतलब वी हैव टू अल्टीमेटली वर्क इन द रूल, जो रूल ऑफ द गेम्स जो है ग्लोबल इकोनॉमी के, उसमें अगर हमें जीतना है तो उन रूल ऑफ द गेम्स को फॉलो करके ही उसमें आगे बढ़ना है। तो ऑयल कंपनीज वगैरह, ये तो डिसरप्शन ऑयल का ही कंपनीज का क्या है, हमें एक रिपोर्ट दी वो क्या कि so many disruptive segments are coming, many industries will close, new industries will come along. These are the law of the nature. We have to learn the hard way if we cannot prepare in advance. Sir, बस एक लास्ट क्वेश्चन एक और आ गया, बस इसके बाद नहीं लेंगे। Sir, what are your views on the statement of Mr. Narayan Murthy Infosys, who said that if India increase the lockdown, people will die from hunger rather than coronavirus? एक चीज मैं आपको अश्योर कर दूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है और जब तक नरेंद्र मोदी है, कोई डीएम को किसी को भूखा मरने नहीं दिया जाएगा। यह एश्योरेंस आप बिल्कुल लेके जाइए। डेली बेसिस पे एवरी प्लेस, नड्डा जी खुद और वह सीधे सेंटर तक डेली मीटिंग करके इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि हेल्थ और फूड, ये दो प्रायोरिटी है, इसमें किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आई एग्री दैट लॉकडाउन इस वक्त स्थिति ऐसी हो रही है कि हटाना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कंटिन्यू करना भी कॉम्प्लिकेटेड है। सरकार के प्रति पास बहुत ही मुश्किल डिसीजन है, इसलिए फेज्ड आउट मैनर में सेक्टोरल रिलैक्सेशन, एरिया जोग्राफिकल रिलैक्सेशन होगा। और 4 तारीख से ये माइग्रेशन लेबर का बहुत बड़ा एक 8-10 दिन तक का बड़ा एक्सरसाइज सरकार करने वाली है कि इनको कम से कम एक बार अपने घर में पहुंचा दें, इनमें अनरेस्ट ना क्रिएट हो, इनको घर पहुंचाना अपने अपने स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामूहिक प्रयास से इनको एक बार घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। इकोनॉमी भी रिवाइव हो जाएगी। डिफिकल्ट है, लेकिन अभी प्रायोरिटी एकदम इन चीज़ों की, थर्ड प्रायोरिटी अब हेल्थ के बाद, फूड के बाद अब है माइग्रेशन लेबर को उनके डेस्टिनेशन घर तक एक बार पहुंचाया जाए, और साथ में फिर इकोनॉमी रिवाइवल के लिए धीरे धीरे कैसे ओपन अप करें। इंडिया रेजिलेंट है। 1918 का हमने स्वाइन फ्लू में देखा कि शायद कितने, मतलब 2-2.5 करोड़ सा लोग उस वक्त पूरे वर्ल्ड में डेथ हुई थी, लेकिन फिर भी इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड वापस रिवाइव हो गया। ये भी एक फेज आउट मैनर में धीरे धीरे वैक्सीन भी डेवलप हो जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। मेरे को तो कई लोगों ने ये बताया, हर्षवर्धन जी वगैरह से भी कई बात अच्छी होती है, लाखों लोग ऐसे ओवर द पीरियड हो सकता है निकल जाए जिनको पता भी नहीं चले कि उनको
कोरोना वायरस हुआ और एसिम्टोमेटिक तरीके से वह बाहर निकल जाए, तो ये ठीक है। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें आगे बढ़ के करना है, समय के अनुसार इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इकोनॉमी को खोलना अभी एक प्रायोरिटी जरूर है, उसको धीरे धीरे खोलने का काम करेंगे 2-3 तारीख के बाद। Thank you very much, and over to Rajiv Kohli ji for a vote of thanks. राजेश जी, मैं एक छोटी सी बात कर दूं, अपना विषय ले नहीं पाया था। एक सोमवार 4 तारीख को शाम को 5 से 6:30 पीएचडी के बैनर पे अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन वेरियस एसेट क्लासेस, उस सब्जेक्ट पर एक सेमिनार है, जिसमें एक वेबिनार है, जिसमें देश के सबसे बड़े 2 म्यूचुअल फंड के हेड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दोनों के एमडी रह रहे हैं। मैं आपको भेज दूंगा, आपको अपने लोगों को जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा आप उनको भेज सकते हैं। राइट। और सब लोग सजेशन भेज सकते हैं। वी आर वेरी एक्टिवली टेकिंग ऑल स्टेक होल्डर सजेशंस। जो भी किसी के सजेशन हो, ट्विटर हैंडल भी है गोपाल के अग्रवाल मेरा, उस पर भी मैं काफ़ी एक्टिवली रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, और सजेशन जो आते हैं उनको प्रोसेस करके on a very regular basis we are sending to the highest level in the government। जो भी सजेशंस आते हैं अब वो आपके माने बिहाफ पे तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि सजेशन जो है आप गोपाल जी को दे सकते हैं। Over to Rajiv Kohli ji, sir. गोपाल जी थैंक यू वेरी मच। सबरवाल साहब थैंक यू। राजीव, 3-4 चीजें मुद्दे से निकली हैं। गोपाल जी ने 6 के 6 आइडेंटिफाई किए। लेवल ग्रोइंग फील्ड होनी चाहिए हमारी, लॉजिस्टिक्स है, कंप्लायंस कॉस्ट है। राजीव जी ने बड़ी अच्छी की, हाउस होल्ड डेट के ऊपर बारे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। एंड सबरवाल साहब भी तो अपना पेट टॉपिक्स आज बोले नहीं है, जल्दी बोल रहे हैं, बट सर 2-4 मुद्दे बड़े सिंपल आते हैं। सबरवाल जी कह रहे थे हर स्टेट के हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग है। भाई इंडिया हम सारे के सारे मल्टी लिंगुअल हैं सर। एक आदमी को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, एक अपनी स्टेट लैंग्वेज आती है सर। यदि हम इसके कारण सब लोगों को ट्रेन कर दें, और जो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं या ट्यूशन्स की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड की आपने कोचिंग करनी है, तो हमारे पास बड़ी सारी पॉपुलेशन के पास बड़ा सारा काम हम जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेजर के लिए, जो सर्विसेज सेक्टर का है। हमें सर्विस सेक्टर के अंदर भी थ्रस्ट देना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी देना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। मैन्युफैक्चरिंग, अभी गोपाल जी बड़ा सही कह रहे हैं कि हमने बड़ी सारी चीज़ों को हम पहले ही ख़त्म कर दे, अच्छा था सर। पहले क्या हुआ कि एनटीसीआई वगैरह हम उसको सारे के सारे को हम नेशनलाइज करते रहे। आज की डेट के अंदर जो हमारे पास ये थ्रेट आया, एक नई अपॉर्चुनिटी आई है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके अपने सारे यूनिट्स को आगे बढ़ाना चाहिए हमें, बिकॉज बेसिकली आवर यूनिट शुड बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे लिए फिर वो कंटिन्यूस थ्रेट होएगा, बिकॉज आप पुरानी वाली गलत सोल्यूशन को परपेचुएट कर रहे हो, विच में नॉट बी करेक्ट इन द लॉन्ग रन। सो बेसिकली द डिजिटल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, द न्यू आइडियाज बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स, वी हैव टू कीप ऑन इनोवेटिंग एंड फाइंड द बेटर थिंग्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो बेसिक थ्रस्ट ये है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है। वी आर मोर इंटेलिजेंट, वी आर मोर क्रिएटिव, एंड वी हैव टू टेक आ टोटल सोल्यूशन कि जो हमारे देश के अंदर खाना सबसे सर्वप्रथम है, सबको खाना मिले, सबको हाउसिंग मिले, क्लीन वाटर मिले, इसके अंदर तो कोई नेगोशिएशन की बात नहीं है। और उसके बाद रोजी रोटी सबको मिलनी चाहिए, तो उसके अंदर सबको काम करना, जो भी विचार है एट एवर लेवल वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, सो द इकोनॉमी कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो दिस थ्रेट हैज टू बी कम, अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी करके इसको हमें यूटिलाइज करना, उसके अंदर पूरा काम करना है। Sir, thank you for the core for Maharashtra was nice deliberation and all the questions and answers answered by you. मैं एक बात कह दूं, राजीव सिंह जी ने जितने भी एज यूजुअल उनके बड़े अच्छे कमेंट्स होते हैं, दैट गिव्स अस समथिंग टू पॉन्डर अपॉन एंड थॉट। आई हैव मेड नोट ऑफ ऑल दोस थिंग्स, एंड उन चीज़ों को आगे जरूर लेके जाएंगे। दे सम गुड आइडियाज हैव कम। थैंक यू राजेश जी एंड all the Sabharwal ji and all the participants for giving this opportunity. Thank you. Thank you Lal Saab. Ajit Goel ji also is with us, and Sumit Saurabh ji, Jagjit ji, Mudit ji, यही मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। थैंक यू सबरवाल साहब once again, कोहली साहब, हेमंत पावा जी,
Damija ji. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you. Thank you.